चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आपके कॉस्टिंग जो SCMP पेपर 5 उसका सेकंड चैप्टर देखने वाले रिवीजन सीरीज में। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो अपना था इंट्रोडक्शन, वो अच्छे से देख लिया है आपने। अब अपन सेकंड चैप्टर देखने वाले जो कि है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ बिफोर वी गेट इनटू मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, लेट मी टेल यू कि आपने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स देखे होंगे। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स में अपन ने क्या पढ़ा था? ट्रेडिशनल क्या होता, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता। ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट दोनों पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि ट्रेडिशनल में कुछ गलतियां थी इसलिए स्ट्रेटेजिक आया था। यस सर, ट्रेडिशनल में कुछ गलतियां थी इसलिए स्ट्रेटेजिक आया था। अब अपने को स्ट्रेटेजिक जब अपन यूज करते, इसी को बोलते हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि ट्रेडिशनल की गलतियां थी, इस चक्कर में मॉडर्न आया। तब अपन चलते हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हुआ पता है आपको? पहले जो मार्केट था ना बेटा, वो मार्केट था सेलर का। सेलर पूरा मार्केट डोमिनेट करता था चार फैक्टर्स पे। कौन से बेटा? प्राइस, रिस्पॉन्स टाइम, क्वालिटी, परफॉर्मेंस। बेसिकली एक एग्जांपल से समझो। आप एक वुडलैंड के शोरूम में गए या एक नाइकी के शोरूम में गए, या आप बात कर रहे हो आज से 4 या 5 साल पहले, या लोकल सेलर के शोरूम में गए। नाइकी वुडलैंड हटाओ, आपके सिटी का एक लोकल शू सेलर है, आप उसके आ गए हो। उसके आपको एक जूता अच्छा लगा। जूते का जो प्राइस होगा ना, वो प्राइस वो डिटरमाइन करेगा। वो आपको बोलेगा कि सर ये जूता 2000 रुपीज का है। तो आपको मानना पड़ेगा 2000 रुपए का जूता है तो 2000 का ही है। आप प्राइस में निगोशिएट थोड़ा बार्गेन करते 1500-1800 तक, लेकिन एट द एंड आपको प्राइस उसका मानना ही है। रिस्पॉन्स टाइम, आप वहां बैठे हो आधे घंटे से, भाई कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव भी नहीं आ रहा। अब शू शॉप ही कम है, पहले सेलर का मार्केट था, भाई पूरे एरिया में एक ही शॉप है, कहा जाएगा? अपने ही रहेगा। तो सेलर जिस हिसाब से रिस्पॉन्स देता था उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता था। क्वालिटी, मुझे बताओ, आपके पास एक ही टाइप के शूज है, उसी की क्वालिटी चेक करनी है। 4 टाइप के जूते ही नहीं है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ सेलर्स कम थे, सेलर मार्केट था, वो डोमिनेट करता था, इसीलिए वो सिर्फ उसके बेसिस पे। परफॉर्मेंस, जूता कितना चलेगा, क्या होगा, किस बेसिस पे चलेगा, ये सब पहले कौन डिसाइड करता था? सेलर डिसाइड करता था। ठीक है। अब अब ये चीज को एक सेकेंड, अब इसी चीज को अपन एक बार ऐसा समझते कि ये सब पहले सेलर डिसाइड करता था। अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे मार्केट बायर तरफ शिफ्ट होने लगा। आज एट अ टच ऑफ अ बटन आई कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट इफ आई वांट। मुझे बस फ्लिपकार्ट खोलना है एंड आई कैन बाय एनीथिंग दैट आई वांट फ्रॉम फ्लिपकार्ट। क्यों? फ्लिपकार्ट पे प्राइस फ्लिपकार्ट का अकॉर्डिंग है। दूसरा, या मुझे फ्लिपकार्ट का प्राइस अच्छा नहीं लग रहा है, भाई मैं अमेजोन पे चले जाता हूँ। अमेजोन ने अच्छा लग रहा है, स्नैपडील पे चले जाता हूँ। मेकअप का कुछ सामान खरीदना है, नायका पे चले जाता हूँ। दीज आर दी टाइप्स ऑफ, व्हाट डू वी से, आज प्राइस सेलर बायर डिटरमाइन करता है। सेकंड, क्वालिटी, आपको हर जगह 10 क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। ठीक है। परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट अच्छा चलेगा उसकी कंपनीज गारंटी देती है, नाइकी, एडिडास, आप कार लो उसमें गारंटी होती है, एवरीवेयर दिस गारंटी। एंड देन दिस परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, तो बता दिया। अब ये सर शिफ्ट क्यों हुआ सर सेलर्स मार्केट से बायर्स मार्केट? सबसे पहले समझो, वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हुआ है। आज आईफोन यूएस में बनता, इनफैक्ट आईफोन का एग्जांपल लेता हूँ। आईफोन डिजाइन यूएस में होता है, मैन्युफैक्चर चाइना में होता है, और मैं इंडिया में इसको खरीदा हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि सर वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हुआ है। पूरी इकोनॉमी आज इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि यूएस में कुछ होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट उससे अफेक्ट नहीं होगा, या इंडिया में कुछ होगा तो यूएस स्टॉक मार्केट अफेक्ट नहीं होगा। सिंपल सा एग्जांपल, अभी कुछ दिन पहले कि हुंडई की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कंट्रोवर्सी का इफेक्ट साउथ कोरिया में भी पड़ा। समझ रहे हो आप? इंडियन मार्केट आज इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है, इतना ज्यादा इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी हुआ है। तो एक वो रीजन है। सेकेंड, आज ग्लोबल एक्सेस कैपेसिटीज है। आज हर कंट्री के पास इतना, जब से ये हुआ है, क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज बनी है, मल्टीपल फैक्ट्रीज बनी है। तब से लेकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, टू बी स्पेसिफिक, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, तब से लोगों के पास इतनी ज्यादा वो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है लोगों के पास। Excuse me. लोगों के पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है। वो लोग प्रोडक्शन इतना ज्यादा करते हैं कि दे हैव अ ह्यूज चंक्स ऑफ गुड्स। ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। आज यूएस से मेरे को कुछ मंगाना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे फेडेक्स में सिर्फ फेडेक्स वो खरीदना है, अमेजोन के थ्रू अमेजोन भिजवा देगा या फेडेक्स भिजवा देगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आ चुकी है, भाई मेरे पास एट अ टच ऑफ अ बटन आई हैव एन इंटरनेट ऑन माई फिंगर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि आज एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यार, मैं गूगल पे सर्च कर सकता ना कि भाई तू ये मोबाइल 30,000 का बेच रहा, बाहर ये मोबाइल 25 का बेच रहा, तू ये ज्यादा क्यों बेच रहा? तो ये चीज मैं इनिशियली एक्सेस कर पाऊंगा। नए मैनेजरियल मेथड्स लोग यूज करते हैं, स्टीव जॉब्स बहुत अच्छा एग्जांपल।
ठीक है, और क्योंकि फियर्स कंपटीशन है अमंग ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये तो हो गया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फियर्स कंपटीशन मतलब आज बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, एप्पल, सैमसंग, आप रेडमी ले लो, हर एक ब्रांड आपस में कॉम्पीट कर रही है। अब ये सिर्फ कंपटीशन अमंग ब्रांड्स नहीं है, बहुत बारी अमंग कंट्रीज भी होता है। जैसे हुवाई ने जो सैमसंग को बैन किया, यूएस में जो हुवाई बैन हुआ था, क्यों हुआवे बैन हुआ था? सेम कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए। इसीलिए एससीएमपी सिर्फ आपको सीए एग्जाम्स तो ठीक है, चलो वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा है, बिकॉज ये सब्जेक्ट आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए मदद करता है। आज हमारे सबसे टफ कॉम्पिटिटर्स एमबीए है, जॉब पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सबसे टफ कॉम्पिटिटर्स एमबीए है। वो लोग इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। टीक्यूएम जो अपन आगे पढ़ेंगे, वो सब इस चीज को वो लोग डिटेल में पढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज वो लोग को बताया हुआ है कि इंडस्ट्री में यही चलता है ना, इंडस्ट्री में यही चलता है। अगर हमें जॉब चाहिए ना टॉप एंड, तो हमें ये सब्जेक्ट को ढंग से करना है। एग्जाम ओरिएंटेड रट रट के जाओगे बेटा तो ठीक है, पास तो हो जाओगे, लेकिन जॉब में प्रॉब्लम आएगी, इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आएगी। ऑफकोर्स अगर तुम्हें बिग फोर्स में जाना है बात अलग है, मैं एक प्रॉपर कॉर्पोरेट हाई एंड जॉब्स की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, अब सर ये याद कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में तो याद करना है। याद के लिए समझो, फ्लो समझो, फ्लो जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन। यस सर, सबसे पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हुआ। क्यों? क्यों हुआ? क्योंकि अब पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह फैक्ट्रीज है बड़ी बड़ी, सबके पास एक्सेस कैपेसिटी हो गई। ये ऑर्डर भी याद रखना, ऐसा ऑर्डर है, सबके पास एक्सेस कैपेसिटी हो गई है। हाँ सर, जैसे ही सबके पास एक्सेस कैपेसिटी हुई, अब पूरे वर्ल्ड में हर जगह बन रहा है, तो गुड्स जाने भी तो चाहिए इधर उधर। कैसे? ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है। अब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है तो सिर्फ गुड्स का ही थोड़ी, सर्विसेज भी, नॉलेज भी, डेटा भी, सबका। तो टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, समझा? कि भाई जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है तो सिर्फ फिनिश गुड्स के लिए थोड़ी बढ़ेगा, वो तो रिसोर्सेज के लिए भी बढ़ेगा, डेटा और नॉलेज के लिए भी बढ़ेगा। हाँ, अब तुम्हारे पास भी डेटा है, मेरे पास भी डेटा है, हम सबका तरीका अलग है, नए मैनेजरियल मेथड्स लगाते हो, ठीक है। आप लोग भी एफआर पढ़े हो, मैं भी एफआर पढ़ा हूं। शायद आपने एक क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व किया होगा, मैंने अलग तरीके से। क्यों? मेथड अलग है बस। तो यूज ऑफ न्यू मैनेजरियल मेथड। क्यों करते न्यू मैनेजरियल मेथड भाई? इसी चक्कर में हर आदमी अपने बेस्ट दे रहा है, तो फियर्स कंपटीशन होती है। फिर से एक बार, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी हो चुका। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि सबके पास एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जैसे ही सबके पास एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है भाई, वो फिनिश गुड्स हर जगह इजीली ट्रांसपोर्ट होती है। ईज ऑफ ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन। ईज ऑफ ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन से फिर क्या हुआ? जैसे ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो सिर्फ गुड्स का नहीं होगा भाई, मेरे को रॉ मटेरियल रिसोर्सेज भी इजीली मिल जाएंगे, डेटा नॉलेज होगा। मेरे पास डेटा है, सबके पास डेटा है, तो मैं नए मैनेजरियल मेथड लगाऊंगा, ताकि फिर इस सब के कारण फियर्स कंपटीशन होगी, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कंट्रीज के थ्रू। समझा? तो ये होता है अपना सेलर्स मार्केट से बायर्स मार्केट तरफ शिफ्ट। मैं आपको इसको स्टडी मैट से लिंक करवा देता हूँ। ये हो गया, ये देखिए, फ्रॉम सेलर्स मार्केट टू बायर्स मार्केट। फिर एक आता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कॉन्सेप्ट। किसका सर? सर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का खर्चा। सिंपल हिंदी टू इंग्लिश, लेकिन डिटेल में अपन पढ़ते हैं। पहले क्या लोग मानते थे? पहले लोग ये मानते थे कि जितनी ज्यादा क्वालिटी उतना महंगा प्रोडक्ट, जितनी ज्यादा क्वालिटी उतना महंगा प्रोडक्ट। पहले लोगों का ऐसा मानना था। आज भी कुछ हद तक लोगों का है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था। पहले ऐसा था भाई, क्वालिटी दे रहे ना मतलब महंगा ही देना है, क्वालिटी दे रहे ना मतलब महंगा ही दे रहा है, पहले ऐसा मानना था। दूसरा, कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि भाई हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके जो लॉस होगा ना, वो हमको परवड़ जाएगा। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो हमें खर्चा ज्यादा होगा। वही उन्होंने बोला भाई, सेविंग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी। एक चीज बताओ, आज अगर फॉर एग्जाम्पल लोग क्या सोचते हैं, ये पेन है, ये पेन मुझे देना है, एक काम करते ना, इसका रबर ऐसा ही नॉर्मल सा बना देते, 3 महीने में खराब होगा। 3 महीने में रबर खराब होगा, छोड़ो ना, अगर नया रबर लगाना है तो अपने को जो 6 महीने चलेगा वो रबर ही 500 रुपए का आएगा, और मेरे को पेन पे पड़ते ही कमाता ही हूं मैं पेन पे 400 रुपए, क्या परवड़ेगा मेरे को? ऐसा लोग पहले सोचते थे। पहले कस्टमर ओरिएंटेशन नहीं था। अपन फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ के आए ये चीज, इसीलिए ऑर्डर में देखना, ठीक है। कि पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कभी भी कस्टमर ओरिएंटेशन नहीं था, हमेशा कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन था। कस्टमर ओरिएंटेशन है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट, क्वालिटी कॉस्ट। पहले लोग क्या मानते थे? क्वालिटी कॉस्ट क्या होते हैं? आर दोस कॉस्ट व्हिच वुड हैड इनकर्ड इफ द प्रोडक्ट वाज बिल्ड करेक्टली एट द फर्स्ट टाइम। लोग क्या मानते थे? भाई क्वालिटी कॉस्ट तो वो खर्चा है ना जो पहली बार ही प्रोडक्ट अच्छे से बना तो ही होता। ऐसा नहीं है।
आप कितना भी बेस्ट कर लो, देयर विल बी नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल इंप्रूव, देयर विल बी नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल इंप्रूव। कोई भी लाइफ का कोई भी एग्जांपल फर्स्ट टाइम में किसी को सक्सेस नहीं मिली है। आप एग्जाम्स फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लोगे, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, एनी अदर स्पोर्ट्स, रॉजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किसी को भी फर्स्ट टाइम में सक्सेस नहीं मिली है। सबको सक्सेस दे गिव एफर्ट्स, दे कंटिन्यूअसली गिव एफर्ट, बिकॉज आप कितना भी बेस्ट दो, देयर इज अ देयर इज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। आप कोई भी हो, लाइफ में रूम फॉर इंप्रूवमेंट रहेगी। वो हो गया आपका थर्ड पॉइंट। पहले ऐसा मानते थे कि क्वालिटी कॉस्ट होता है भाई एक ही बार अच्छा बना लो ना, ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा क्वालिटी इंप्रूव करते रहनी है। ये एक बहुत फेमस सेइंग है, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। क्वालिटी कॉस्ट नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। आपको रेगुलरली इसको इंप्रूव करना है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 पार्ट में, हाँ सर, मतलब ऐसे 2 पार्ट है, उसके बाद उसके 2 सब पार्ट है, तो ऐसे 4 पार्ट है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, जिसी को बोलते हैं कन्फर्मेंस कॉस्ट। कन्फर्मेंस मतलब कोई चीज से कंफर्म करना कि हाँ ये सही है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। और कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी या पुअर क्वालिटी, उसको बोलते हैं नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। क्या बोलते हैं, नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। यहाँ देखो आपको मेरा नंबर भी दिख रहा होगा, आपको कोई भी डाउट है आप यहाँ व्हाट्सएप करिए। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, 2 टाइप के क्वालिटी होते हैं, गुड क्वालिटी, पुअर क्वालिटी। यस सर, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को स्टडी मैट में कन्फर्मेंस कॉस्ट बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट बोला हुआ है। ठीक है, आपको एग्जाम में कन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मेंस, पुअर, गुड कोई भी आया तो आपको समझना है। अब गुड क्वालिटी क्या होगा, इसको मैं कैसे याद करता था जब मैं पढ़ता था। गुड समझो, कोई भी चीज अच्छी होनी है तो अपने पहले अंदर से सुधारो, मतलब पहले खुद के ऑर्गेनाइजेशन में सुधारो, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल। मैं बताऊंगा ये क्यों ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भाई कोई भी चीज कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, यार पुअर क्वालिटी अगर खराब कोई चीज हो रही है कब होती है, जब बाहर वाले खराब करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। लॉजिक समझाऊंगा अभी। क्या बोला था सर, कोई भी गुड चीजें करनी है तो पहले खुद से सुधारो, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होता है पता है, देखो बिफोर प्रोडक्शन जो खर्चा लग जाए, क्या लग जाए, बिफोर प्रोडक्शन जो कॉस्ट हो जाए। ठीक है, मेरे गुड्स लगने के पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे इसकी स्क्रीन बनानी है, हाँ सर ये इसकी स्क्रीन बनानी है, आईफोन की स्क्रीन बनानी है। मुझे अगर आईफोन की स्क्रीन बनानी है बेटा, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई मेरा जो सिरेमिक ग्लास से था वो मुझे बेस्ट मिले, मैं बेस्ट सिरेमिक ग्लास वाले को ढूंढूंगा। अब पहले मुझे एक सिरेमिक ग्लास वाला था, वो ना प्रोडक्ट देता था, लेकिन उसके ना 100 में से 2 प्रोडक्ट खराब होते थे, 100 में से 2 प्रोडक्ट खराब निकलते थे, तो मैं 98 ही ले पाता था। मैंने क्या किया, भले ही एक थोड़ा महंगा वाला ढूंढा, लेकिन उसके 100 में से 100 राइट होते हैं। भले ये जो 98 मेरे को देता था ना, ये मुझे 50 रुपए की एक स्क्रीन देता था, ये वाला मुझे 60 रुपए की एक स्क्रीन दे रहा, लेकिन मेरा क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, मेरा क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। तो ये जो 10 रुपए ज्यादा लगे ना, ये है प्रिवेंशन कॉस्ट। गलती होने के पहले प्रिवेंट करते ना, मुझे एक चीज बताओ, प्रिवेंट गलती होने के पहले करते हैं, हाँ सर प्रिवेंट गलती होने के पहले करते हो, तो प्रिवेंशन कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट, अपन अप्रेजल किसको देते हैं भाई, आप लोग के कोई सीनियर्स हो गए, बड़े भाई हो गए, उनको आपको पता होगा अप्रेजल टाइम होता है। अप्रेजल किसको देते हैं, जो अपने लिए वर्क करता है, जो डेडिकेशन से काम करता है। वर्क कहाँ होता है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। वर्क मतलब ड्यूरिंग प्रोडक्शन, अप्रेजल मतलब ड्यूरिंग प्रोडक्शन, दोनों यार। अप्रेजल कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन लगा है, समझा। प्रिवेंशन मतलब काम होने के पहले, अप्रेजल मतलब ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिए, सर्टिफिकेशन हो गया, पैकिंग हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। भाई कोई सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है कि भाई प्रोडक्ट बनाने का सर्टिफाई करना पड़ता, या फिर पैकिंग है कि भाई प्रोडक्ट को स्पेसिफिक तरीके से पैक करना पड़ता, ये खर्चे। देन प्रिवेंशन का मैंने एग्जांपल ले लो, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सप्लायर ट्रेनिंग या प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ये सब के खर्चे। देन अब आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कब होता है, जब तुम्हारा प्रोडक्ट बन चुका है। पहले एक चीज समझ लेना, सबसे पहले तो प्रोडक्ट बनाने के पहले का खर्चा, फिर प्रोडक्ट बनने का खर्चा, अब प्रोडक्ट बन चुका, प्रोडक्ट बन चुका। अब इंटरनल फेलियर क्या होता है पता है, भाई प्रोडक्शन हो गया है, कस्टमर को नहीं दिया है अभी तक। समझो इस चीज को, कस्टमर को नहीं दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब स्टीव जॉब्स ने, मैं जानबूझ के आईफोन का एग्जाम्पल ले रहा हूं बिकॉज यूनिफॉर्मिटी रहती है, एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स याद आएंगे। ठीक है, स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन 4 बनाया था, तो डिजाइन हुई एंड प्रोडक्ट रेडी हुआ, पूरी पहली प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट हुआ, प्रोडक्ट जाता है। स्टीव जॉब्स के हाथ में आईफोन है, ठीक है, ट्रस्ट में आईफोन की एक स्टोरी है, उनके पास आईफोन है। स्टीव जॉब्स के बाजू में एक फिश एक्वेरियम है, उनके कैबिन में एक्वेरियम था। ही सिंपली डंप्ड द फोन इनटू द एक्वेरियम। कैन यू बिलीव इट, डिजाइनर के बारे में सोचो, वो मैनेजर के बारे में सोचो, फोन एक्वेरियम में डंप कर दिया, बबल्स निकले, एयर बबल्स।
एक चीज उन्होंने बोली, समझो एक चीज क्या बोली उन्होंने, इसमें अभी भी एयर बबल्स है, मतलब इसमें स्पेस है, देख बबल्स निकल रहे, स्पेस है, को कॉम्पैक्ट बनाओ, अपने को कॉम्पैक्ट फोन बनाना है, कॉम्पैक्ट फोन, कॉम्पैक्ट फोन, क्या बोला उन्होंने, कॉम्पैक्ट फोन बनाना है। क्यों कॉम्पैक्ट फोन, फोन बन चुका है, फुल्ली रेडी है, आईओएस फुल वर्किंग है, लेकिन फिर भी डिजाइन चेंज है, तो रीडिजाइनिंग, रीडिजाइन करने को बोला, ये होता इंटरनल फेलियर कॉस्ट। भाई अपने को अंदर ही समझ गया, बाहर अभी कस्टमर तक गया ही नहीं है, मेरे को प्रोडक्ट बनने के बाद भाई इंटरनल टेस्टिंग में ही समझ गया प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। सेम एप्पल का एग्जांपल, मैंने पूरी स्टोरी में एप्पल का ही एग्जांपल लिया ताकि आपको एक यूनिफॉर्मिटी रहे। एप्पल ने, मुझे याद नहीं कौन सा आईफोन, लेकिन एक आईफोन में प्रॉब्लम आई थी, गूगल, उनके जो एप्पल का मैप होता है ना, एप्पल का अलग मैप होता है गूगल मैप के अलावा, उसमें कुछ इश्यूज आए। एप्पल ने कब वो कस्टमर के पास जाने के बाद समझा उनको, भाई कस्टमर के पास जाने के बाद समझा, इसमें ना एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट सबसे बुरा होता है। रीजन, एक तो आपको खर्चा तो लगता ही है पूरा प्रोडक्ट सुधारने का, उसके अलावा गुडविल अफेक्ट होती है, आपकी शाख अफेक्ट होती है, आपकी योर रिस्पेक्ट, योर कंपनीज, कि भाई कंपनी खराब है, ये अफेक्ट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होता है, आफ्टर सेलिंग टू कस्टमर, जैसे वारंटी हो गया, कभी आपको रिकॉल करना पड़ा, ये लॉस ऑफ गुडविल हो गया, मार्केट शेयर चला जाता है, कि भाई खराब प्रोडक्ट देते हैं लोग, लॉस ऑफ गुडविल, मार्केट शेयर। ठीक है, ये हो गया इंटरनल, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल, एक्सटर्नल फेलियर। फिर प्रिवेंशन मतलब सर प्रोडक्ट बनाने के पहले, अप्रेजल मतलब सर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, इंटरनल मतलब सर आपस में ही खराब हो गए, मतलब बिफोर गेटिंग टू द कस्टमर, एंड एक्सटर्नल गेटिंग टू द कस्टमर। यही चीज़ है आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में लिखी हुई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, प्रिवेंशन, अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ पुअर, इंटरनल, एक्सटर्नल, इसी को उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन है, ये लिव वेल वाला, प्लीज ये कर लेना। ठीक है, अगर आप मेरी बात मानते हो तो यहाँ वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन करना। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये हो गया। देन फिर अब ऑप्टिमल सीक्यू, इसका मैंने चार्ट नहीं बनाया क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो काम करनी है, लेकिन ठीक है। ऑप्टिमल सीओक्यू क्या होता है, ऑप्टिमल सीओक्यू मतलब भाई जब आप ये चाहते हो कि भाई मेरे को खराब प्रोडक्ट चाहिए नहीं, मेरे को टॉप एंड ही प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को प्रोडक्ट ही टॉप एंड चाहिए, मेरे को एकदम ही अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, मेरे को एकदम ही जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, मेरे को जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, जब आपको जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए ना, आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए। एक लेवल बाद ऐसा होता है भाई कि थोड़ी तो गलतियां होगी यार, ह्यूमंस है, एट दी एंड ह्यूमंस का मशीन से भी थोड़ा बहुत एरर होता है, तो आप कंटिन्यूस कितना भी एफर्ट लाओ ना, आप ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते जब आप जीरो डिफेक्ट लाओ, क्योंकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कभी कभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं होता। यार कितना इंप्रूव करोगे तुम, कितना इंप्रूव करोगे, करते रहोगे, कभी ना कभी तो इस चीज का अंत है, क्या करोगे। तो ऑप्टिमल सीईओक्यू एक कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि अगर आपको जीरो डिफेक्ट चाहिए तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए, लेकिन लॉजिकली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आप कर करके एक लेवल पे आपकी हो जाती है, भाई इससे बेस्ट नहीं बना सकते, दिस इज बाय फार दी बेस्ट। अगर आप उसके बाद बनाओगे तो फिर आपको इकोनॉमिकल नहीं होगा, फिर वो फालतू का खर्चा बैठेगा। ठीक है, जैसे एप्पल ने व्हील्स बनाए थे, भाई $1200 के व्हील्स है, वो क्या मतलब है, अननेसेसरी कॉस्ट हो गया। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट का, विच इज ये पार्ट। नेक्स्ट, अब अपन चलते हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट पार्ट होने के बाद, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पीएएफ मॉडल, पीएएफ ही। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं जेके की केस स्टडी, इसके बाद अपन पीएएफ मॉडल पे आते हैं। सर पीएएफ मॉडल क्या है, प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर, क्या मॉडल है, तो प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर, यस। अभी अपन ने प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर पढ़ा, ये 5 स्टेप मॉडल है, देखो आपको हाथ दिख रहा हो, हाथ 5 स्टेप मॉडल है, क्या है बेटा, 5 स्टेप मॉडल है, क्या है, सबसे पहली स्टेप, सबसे पहले नंबर ऑफ फेलियर्स कैलकुलेट करो, कितने फेलियर्स हो रहे हैं, हाथ पर कैलकुलेट कर लिए, भाई डेटा को क्वांटिफाई करो, नंबर्स में लिखो, फिर उसको सेग्रीगेट करो, जो 4 खर्चे अपन पढ़ के, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल, एक्सटर्नल, हाँ सर। उसके बाद भाई रिसोर्सेस अलोकेट करो कि कौन सा खर्चा ज्यादा हो रहा है वो समझो, डेटा को समझो, कौन सा खर्चा ज्यादा हो रहा है वो समझो भाई, उसके बाद रिसोर्सेस अलोकेट करो, और ये ऑफन करो ताकि आपको इंप्रूवमेंट होता रहे। देखो यही लिखा हुआ है, सब स्टेप 1 नंबर ऑफ फेलियर्स देखो, जैसे नंबर ऑफ फेलियर्स देख लिया भाई, उस डेटा को क्वांटिफाई कर, क्वांटिफाई करने के बाद वो डेटा को 4 पार्ट में बांट, जो अपन पढ़ गया, प्रिवेंशन अप्रेजल, वो प्रिवेंशन अप्रेजल, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये हो गया। देन इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या देखोगे तुम, इसके बाद भाई ये डेटा में को चार्ट कर ले, इसके बाद मैं रिसोर्सेज अलोकेट करूंगा, रिसोर्सेज अलोकेट कर लिए, उसके बाद रिपीट द अबव स्टेप्स ऑन रेगुलर बेसिस, ये स्टेप को रेगुलर बेसिस पे रिपीट करो ताकि आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो, सिंपल, ये होता है पीएएफ मॉडल, प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर मॉडल। अगर आपको केस स्टडी आती है,
रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, तो आपको ये लिखना है कि दिस कैन बी अचीव थ्रू पीएफ मॉडल, ठीक है। देन कंक्लूजन ये है कि भाई बहुत से ऐसे खर्चे, मैंने बहुत माइन्यूट से एग्जांपल्स लिए, टिप ऑफ द आइसबर्ग, हजारों ऐसे खर्चे जो अपने को प्रिवेंशन ये चारों खर्चे में डालने हैं। तो ये इतना ईजी नहीं है, आज पढ़ने के लिए तो अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आपके लिए रियलिटी में इंडस्ट्री में ऐसे खर्चे आते हैं तब बहुत ब्रेन लगता है। ऐसे ही थोड़ी कंपनीज आपको 20-30 लाख पर एनम देगी, भाई कुछ तो होगा ना तब ये देगी। इसीलिए ये सब्जेक्ट में ग्रिप बनानी बहुत जरूरी है। हाँ एग्जाम रट के पास हो जाओगे, नो डाउट, बट स्टिल क्या मतलब है लाइफ में अगर 7-8 लाख का जॉब उसके बाद मिलेगा और लाइफ टाइम उसी पे रहना है, कि लाइफ में 20-30-50 लाख पे जाना है? वो आप जाओगे जब आप एससीएमपी अच्छे से करोगे। दिस इज दी हार्श रियलिटी। अगर हमें एमबीए से कॉम्पीट करना है तो हमें ये सब्जेक्ट अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लीज, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या क्या कॉन्सेप्ट है सर? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब नाम से क्या लगता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? सर क्वालिटी मैनेज करेंगे, सिंपल, वेरी गुड। अब इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं अपन, 3 पार्ट में डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव, देखो आप लोग को कुछ वर्ड्स, अगर आपको एग्जाम में भी कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर्ड, इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक, दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट यू नीड टू यूज इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सबसे पहले इट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। क्यों भाई, ये किस चीज में मदद करता है? सर ये प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में। क्या प्लानर क्या कंट्रोल? सर बिजनेस के फंक्शंस, जैसे मटेरियल कहाँ से लेना, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, ये सारे बिजनेस के ये सारे फंक्शंस में मदद करता है। इनका इनका क्या करता है? इनकी प्लानिंग में। क्यों? ताकि जो आप प्रोडक्ट या सर्विसेज दो ना बेटा कस्टमर को, वो बेस्ट हो, वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करे। फिर से क्या होता है सर? ये स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। किस चीज का? सर ये बिजनेस फंक्शंस को आपके प्लानिंग में मदद करता है। क्यों? ताकि आप जो कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज दो वो बेस्ट दो, कस्टमर को दुख नहीं होना चाहिए, उसके एक्सपेक्टेशन से एक लेवल ऊपर ही देना चाहिए। अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए होगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज सेटिस्फाइज कस्टमर मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब टीक्यूएम क्या होता है ये समझो भाई। इसमें आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए, लॉजिकली है टीक्यूएम में, यस सर। दूसरा, आप इसमें गोल सेटिंग सीखते हो कि भाई मेरे गोल ये है, गोल सेटिंग हो गया। आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रोल्स करते हो। पहले आपका कैसा था? भाई एक काम कर, तू एक काम कर, ये जो कंट्रोलर है ना, ऐसे 10 कंट्रोलर बना दे। अब आप ये चाहते हो भाई तू बना 5 ही, तेरा रोल है, तू उसको क्वालिटी इंप्रूव कर। वो 5 मेरे को ऐसे चाहिए कि कस्टमर बोले वाह, वो चाहिए। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रोल्स। दूसरा, आप परफॉर्मेंस मेजर करते हो। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में एक चीज ध्यान रखना, कभी भी परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी मत, क्वालिटी डिसाइड करना। लाइफ में एक चीज समझना, ठीक है। आपको कोई सब्जेक्ट में 40 आए, दैट डजंट मीन आप वो सब्जेक्ट में लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारी एक दीदी है, मेरी एक दीदी है, शी गॉट 41 इन ऑडिट, सीए फाइनल, ठीक है। टैक्स में शी गॉट 60 समथिंग, सीए बन गई है वो दीदी। आज शायद 4-5 साल हो गए वो दीदी को, और वर्ल्ड में ऐसा कोई, मतलब 7-8 कंट्रीज वो घूम चुकी है ऑडिट में। कौन से फील्ड में? पोर्टफोलियो में माइंडेड, ऑडिट में। क्यों? बिकॉज वो भाई क्वालिटी, मार्क्स नहीं डिटरमाइन करते आप लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो कि नहीं होने वाले। मार्क्स सिर्फ डिटरमाइन करते हैं, आपको एक हेड स्टार्ट थोड़ा बहुत मिलता तो मिलता है, बाकी मार्क्स से डिटरमाइन नहीं करते, आपकी स्किल्स डिटरमाइन करती है। फ्रैंकली अगर तुम में स्किल्स है तो भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम सक्सेसफुल होने वाले हो। और तुम्हें स्किल नहीं है ना, तो तुम कुछ भी तुम्हें भगवान भी आ जाए तो भी नहीं बचा सकता, ठीक है। दिस इज फ्रैंकली दी हार्श रियलिटी। में आपको टीम वर्क चाहिए, कोई इंडिविजुअल बंदे से क्वालिटी नहीं इंप्रूव होगी, पूरी टीम, टॉप टू बॉटम, मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट से लोअर डाउन प्यून, सब का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी आप क्वालिटी इफेक्ट कर पाओगे। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर इज किंग ना। कस्टमर पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। ये हो गया टीक्यूएम। टीक्यूएम क्या होता है सर? एक बार वीडियो बैक करके देख लेना। इसके अलावा टीक्यूएम में देखो, मैं आपको जो जो बताऊंगा ना, ये सब आपको इसीलिए नोट डाउन करना है क्योंकि जब टीक्यूएम आएगा एग्जाम में, टीक्यूएम पे केस स्टडी, आपको टीक्यूएम डिफाइन करना है। टीक्यूएम डिफाइन करने के बाद आपको ये 6 पॉइंट्स बताने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स बताने। उसके बाद आपको ये 6 सीज बताना है, 6 सीज ऑफ टीक्यूएम, 6 सीज ऑफ टीक्यूएम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं 6 सी याद कैसे करता था, ठीक है। 6 सी याद कैसे करता था। अब आपको अपने को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहिए, तो अपन उसके लिए क्या करेंगे सर? सबसे पहले, सबसे फर्स्ट एंड दी सबसे इंपॉर्टेंट, अपन ये ध्यान देंगे कि अपने सामने वाली जो जो लड़के अपने को पसंद है, जो लड़का अपने को पसंद है, उसको क्या चीजें पसंद है। कस्टमर फोकस, ध्यान देना इस चीज पे।
सिर्फ मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर एक एक चीज डिटेल में भी बताऊंगा। सबसे पहले सामने वाले लड़के को कैसे कस्टमर फोकस, यस सर, ठीक है। फिर अपने को पता चला, फिर अपन उसके कल्चर के बारे में कि भाई ये क्या 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 खाती है, कैसे रहती है, क्या करती है। सेकंड अपन उसके कल्चर पे ध्यान देंगे, हाँ सर। जैसे ही अपने को पता चला, अपने को पता चला भाई ये लड़की रेगुलर जिम जाती है और बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस है। क्या रेगुलर जिम जाती है और डाइट कॉन्शियस है। अपन भी क्या करेंगे, अपन जिम लगाएंगे। जिम लगाने के बाद अपन कंट्रोल करेंगे डाइट पे। जैसे ही कंट्रोल किया, अपना कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहेगा, कंट्रोल के कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। फिर अपन लड़की के दोस्त से बात करेंगे, उसकी बेस्ट फ्रेंड से बात करेंगे, उनका कोऑर्डिनेशन मांगने वाले या कॉपरेशन, उनका कोऑर्डिनेशन या कॉपरेशन मांगेंगे। और जैसे ही आपने ये मांग लिया, फिर आप चले गए कमिटमेंट में, आप कमिटेड हो गए। फिर से सर, सबसे पहले फ्लो अच्छा लगा तो बस फ्लो के लिए लाइक कर देना वीडियो को। चलो, सबसे फर्स्ट पॉइंट कस्टमर फोकस। फर्स्ट पॉइंट आपको कस्टमर पे ध्यान देना है कि जो भी सामने वाला आपका है वो क्या चाहता है, ठीक है। आप उसके कल्चर के बारे में जानो, ये क्या खाता है, कैसे रहता है, क्या क्या पहनती है, इसको क्या पसंद है। जैसे आपको पता चला भाई बंदी जिम जाती है, तो आपने भी जिम लगाया। आपने जिम लगाने के बाद डाइट कंट्रोल करी ताकि आप कंटिन्यूस इंप्रूव कर पाओ। फिर आप उसके दोस्त से मिले, यार और बता कैसे क्या मैं करूं, तेरा कॉपरेशन दे। जैसे ही उसकी फ्रेंड मिली, कॉपरेट हुए, एंड देन फिर आप उस लड़की के साथ कमिटमेंट में आ गए, कमिटमेंट। तो ये 6 पॉइंट्स है। अब इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको कमिटमेंट चाहिए, भाई सबका कमिटमेंट चाहिए कि सब अपना काम अच्छे से निभाएंगे, कमिटमेंट चाहिए। दूसरा, आपको बिजनेस कल्चर चेंज करो कि भाई कल्चर बिजनेस में डाल दो कि क्वालिटी भाई अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी भले ही कम हो जाए, क्वालिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। थर्ड, आपको कंटिन्यूस इंप्रूव करना है ना, ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया सही हो गया, बेटा कंटिन्यूस इंप्रूव करना पड़ेगा। भले स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, इवन 1 सेंटीमीटर ऑफ अ जंप इज अ जंप, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। देन आपको कॉपरेशन चाहिए, एक बंदे के इससे नहीं होगा। सीईओ से लेकर तो प्यून तक का सबका कॉपरेशन चाहिए। कस्टमर को क्या चाहिए वो तो मैंडेटरीली ध्यान रखना। और लास्ट में आप कंट्रोल लगाना कि भाई ये क्वालिटी है, इससे नीचे मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, दिस इज द मिनिमम कंट्रोल आपको लगाने पड़ेंगे। यही सेम पॉइंट्स इधर लिखे हुए देखिए टीक्यूएम में। ये एलडीआर मैंने इसलिए लिखा है लास्ट डे रिवीजन। आप लोग को ये पार्ट तो लास्ट डे पढ़ना ही पढ़ना है। जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं आपको तो एक्चुअली 1.5 दिन में पढ़ना है, और जो लोग सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं आप यू स्टिल हैव टाइम, ठीक है। चलिए, देन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कमिटमेंट पढ़ लिया। फिर टीक्यूएम बाय डीमिंग, ये डीमिंग के 14 पॉइंट्स है, ठीक है। ये डीमिंग के 14 पॉइंट्स है विच आर नॉट दैट टफ। आप एक बार खुद पढ़ लोगे तो भी समझ जाएगा, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, ऑल्दो रिवीजन है बट फिर भी। देखिए, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म जाना है, मैंने जानबूझ के शॉर्ट टर्म ऐसे किया, मैं चाहता तो मिटा भी सकता था। शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म जाना है, टॉप टू बॉटम कमिटमेंट अपन करके आए हैं। 1 आइटम 1 सप्लाई, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 आइटम 1 सप्लाई, देखो अगर आप 10 सप्लाई ढूंढोगे ना एक बार का, तो आपको हमेशा अलग अलग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे अमूल ने क्या किया, अमूल मिल्क क्या करता है, अमूल मिल्क क्या करता है, जो जो गाय से मिल्क निकालते हैं उन लोग को अमूल ना सीधा, उनके पास एक मीटर है, वो मीटर डालता है, हाँ ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी के हिसाब से अगर तेरा प्रोडक्ट ये क्वालिटी को मैच कर रहा है तो ही हम तुझे पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो क्या करते हैं लोग, फिर गायों को भी अच्छा चारा खिलाते हैं ताकि दूध एक सर्टन क्वालिटी का। अमूल ने ये किया, ठीक है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग में आपको एक टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का कॉन्सेप्ट आता है कि आपको एम्प्लॉय को फुल्ली इन्वॉल्व करना है। टी मैंने इधर लिख दिया। टी कैसे करोगे भाई, आपको ये जानना है एम्प्लॉय को कि भाई तू कंपनी के विजन के लिए लॉयल रहे, कंपनी के विजन के लिए लॉयल रहे। सबसे बेस्ट एग्जांपल जेठालाल बागा, तारक मेहता। बागा और नट्टू काका कितने लॉयल है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। आई नो रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में याद आएगा, हाँ जेठालाल बागा का एग्जांपल दिया था सर ने, ठीक है। फिर सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज ही कंपनी के ट्रू एसेट है भाई, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज ही कंपनी के ट्रू एसेट्स है। ओनर तो ठीक है, गूगल का ओनर कौन है पता है, शेयर होल्डर्स। अपन किसको जानते हैं, सुंदर पिचाई, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है, ऑल्दो सीईओ लेवल पे, लेकिन सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है। अब तो अल्फाबेट के सीईओ है लेकिन सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है। देन उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए यार कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए है, ये ऑर्गेनाइजेशन में हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारे लिए है, ये खड़ी है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके लिए आपको टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। फिर आपको भाई लीडरशिप इंस्टीट्यूट करनी है, एक करिस्मेटिक लीडर चाहिए ही चाहिए। कुछ भी हो, आपको एक टॉप एंड लीडर चाहिए। लीडर अच्छा रहा, टीम ऑटोमेटिक अच्छी करती है। एमएस धोनी सबसे बड़ा एग्जांपल है, 2007 T20 वर्ल्ड कप। फियर हटाओ भाई, नई चीज ला रहे हो, लोगों के मन से फियर हटाओ कि कुछ बुरा नहीं होने वाला। नई चीज आ रही है तो ऐसा नहीं बुरा ही होगा, फियर हटाओ, ठीक है। देन हरासिंग वर्कफोर्स को रिमूव करो, काटा हुआ है मैंने, वर्कफोर्स को हरास करना बंद करो, चाहे फिर फिजिकल हरासमेंट हो, चाहे फिर वुमेन्स के साथ जो हरासमेंट होता है, सब कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करो। वही कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को इधर सेम चीज लिखी हुई है।
इंस्पेक्शन पे इंडिपेंडेंस, स्टॉप डिपेंडेंस, कि भाई प्रोडक्ट बनेगा, इंस्पेक्ट होगा, एक बार बताओ ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, खत्म, बार बार इंस्पेक्ट करने का नाटक मत रखो, एक बार बताओ ये क्वालिटी बनेगा, खत्म। फिर वॉल्यूम बेस्ड टारगेट्स मैंने हमेशा हटा दिया है। वर्कर का सेटिस्फेक्शन, वही टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन सबका काम है, सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ मेरा आपका काम, मतलब एज इन एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट का काम नहीं है, हर बंदे का काम है। सिक्योरिटी गार्ड, जो आपका हेल्पर है, हाउस हेल्पर बोल रहा हूँ, जो आपका जो क्लीनिंग करता है, जैनिटर, सबके काम है क्वालिटी इंप्रूव करना। तो सबको बोलो कि भाई आप सबके कारण ही आज ये कंपनी, उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग लो, उनको कंपनी के अंदर का हिस्सा बनाओ। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा शेयर होल्डिंग दो, आप समझ रहे हो ना, इमोशनल फ्रंट से। चलिए, अब भाई क्रिटिसिज्म्स होते हैं टीक्यूएम के, कुछ कुछ तो क्रिटिसिज्म्स है टीक्यूएम के। सर क्या है? सर ये क्वालिटी अश्योरेंस पे करता है, इंप्रूवमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देता है। मतलब आप ये चाहते हो कि कस्टमर सेटिस्फाइड है। भले ही ओवरऑल आपके प्रोडक्ट, कुछ कुछ ऐसी ब्रांड्स होती है जिनकी ब्रांड वैल्यू के कारण ही वो प्रोडक्ट चल जाता है, भले ही क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो, ब्रांड वैल्यू के कारण, हाइप के कारण वो प्रोडक्ट चल जाता है, भले उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो टीक्यूएम का ये यू नो नो एवरी कॉइन दैट कॉइन की दो साइड होती है यार, तो ये दूसरी साइड है उस चीज की। आप डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा फोकस करते हो इसमें, भाई हर चीज लिख ले, एक काम कर 5 सप्लायर देख ले, एक काम कर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवा ले, हर चीज लिखना, मोर फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन रादर देन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, देन एक सेकेंड, ये आपका स्टडी मैट से मैं लिंक कर, ये होगा 14 पॉइंट मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब पीडीसीए, पीडीसीए साइकिल क्या होती है? पीडीसीए मतलब प्लान डू चेक एक्ट, सिंपल शॉर्ट में। सबसे पहले बेटा प्लान कर लो क्या करना है, यस, उसके बाद इंप्लीमेंट कर ले तेरा एक्शन प्लान को, हाँ। फिर सी से बेटा चेक कर क्यों सही हो रहा, क्या नहीं हो रहा, तो ए से एक्ट कर, करेक्टिव एक्शंस ले, सिंपल, जैसे अपन पढ़ते हैं। मेरे को जैसे कॉस्टिंग 10 दिन में करना है, तो पहले मैंने प्लान कर लिया, हाँ ये 10 दिन में कॉस्टिंग करूंगा। पी, मैं प्लान कर ले, फिर पीडी, डी से मैं भाई स्टार्ट करूंगा करना। यस, फिर मैं चेक करूंगा रेगुलरली कि भाई 3 चैप्टर्स हो गए, एक टेस्ट देके देखता हूँ, या 5 चैप्टर्स की एक टेस्ट देके देखता हूँ, और नहीं हो रहा या मेरे को नहीं याद आ रहा, तो मैं अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके और अच्छे से पढ़ूंगा, खत्म, सिंपल। पीडीसीए साइकिल कुछ है क्या? ठीक है, ये क्रिटिसिज्म और ये हो गया अपना। देन टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको करवा दिया था। सिक्स सिग्मा एक है, तो सिक्स सिग्मा के बारे में अपन अगले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए अभी इतना ध्यान मत दो इस चीज पे। ठीक है, फिर बीई मॉडल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन भी पूछा था जुलाई अटेम्प्ट में। एक्सक्यूज मी। बीई मॉडल क्या होता है? बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल बेसिकली क्या बोलता है कि समझो, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड क्रिएट वैल्यू टू स्टेक होल्डर्स, ऑलवेज रिमेंबर स्टेक होल्डर। सर कस्टमर, बेटा कस्टमर भी एंड स्टेक होल्डर्स भी। स्टेक होल्डर्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपकी स्टेक होल्डर है भाई, कि अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा दोगे, इवेंचुअली आम जनता आपकी स्टेक होल्डर हो जाती है, गवर्नमेंट वो पैसे से रोड बनाएंगी या जो भी। सेकेंड, शेयर होल्डर्स तो आपके ऑफकोर्स स्टेक होल्डर्स है ही है, उसके अलावा डायरेक्टर्स है जिनको आप रेम्यूनरेशन देते हो, एम्प्लॉइज है, कस्टमर तो है ही है। स्टेक होल्डर एक बड़ी टर्म, एक हॉलिस्टिक टर्म है, शेयर होल्डर उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो आपको बिजनेस मॉडल क्या होता है जो आपके परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, ताकि आप स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाओ। किसके लिए कर पाओ? हमेशा बोल रहा हूँ, स्टेक होल्डर्स के लिए, नॉट शेयर होल्डर्स, माइंड इट, स्टेक होल्डर्स। देन ये आपके क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे ध्यान देती है, जैसे वेस्ट मिनिमाइज कर, क्या कर बेटा, मिनिमाइज वेस्ट कर और एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ा। पढ़ क्या है टीक्यूएम में भी यही होता, मिनिमाइज वेस्ट एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़ाओ, मिनिमाइज वेस्ट एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़ाओ। ठीक है, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, स्ट्रेंथनिंग द मैनेजमेंट, ये डेफिनेशन पूरी की पूरी हुई, क्रिएट वैल्यू टू स्टेक होल्डर्स। ठीक है, मिनिमाइज वेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ कोर्स, एंड हेल्प टू इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयल्टी और मिनिमाइजिंग वेस्ट। ऑफ कोर्स मैंने आगे का ग्रामर इसमें कट डाउन किया है चार्ट्स में, बिकॉज दीज आर फॉर रिविजन पर्पसेस, नॉट फॉर दी, दिस इज नॉट द रेगुलर क्लास नोट्स। अब कितने मॉडल्स है? ऑस्ट्रेलियन, सिंगापुरियन, बाल्ड्रिज, जापानीज और ईएफक्यूएम। अच्छा सर ये याद करना है क्या बेटा? अगर बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का पूछा तो एक शॉर्ट नोट लिख देना, व्हाट आर बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, so these are those models that help you improve performance and create value to stakeholders. How? सर ये क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे सर मिनिमाइजिंग वेस्ट, इंक्रीजिंग एम्प्लॉय लॉयल्टी। ठीक है, और आपको लिख देता है सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स, जैसे ऑस्ट्रेलियन, सिंगापुर, बाल्ड्रिज, जापानीज, ईएफक्यूएम। अब सर इसका शॉर्टकट का एक निमोनिक है जो मैंने याद किया था, आप भी याद कर लो। मेरी एक फ्रेंड है अदिति, वो ना सबसे बकवास जोक सुनाती, अदिति सबसे बकवास जोक क्यों बोलती है? ठीक है,
ऐसा मैं हमेशा पूछता हूँ, क्यों बोलती है अदिति सबसे बकवास जो? ए से ऑस्ट्रेलियन, एस से सिंगापुरियन, बी से बाल्ड्रिज, अदिति सबसे बकवास जो, जे से जापानीज, क्यों बोलती, क्यू ई एफ क्यू एम। आई नो बहुत ही फालतू था, लेकिन चीजें याद हो जाएगी, आपको भी याद करना है। अदिति सबसे बकवास जो क्यों बोलती है, ठीक है। अब इसमें से दो जो मैंने हाईलाइट की, ये आपके लिए बहुत काम के, बाकी दोनों सिर्फ दिए हुए नॉलेज के लिए, मतलब एग्जाम बुक में भी नहीं दिए, स्टडी मैट में टू बी मोर स्पेसिफिक, जस्ट ऐसे इतने टाइप के मॉडल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले EFQM, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या है? यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर से यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं इंस्टीट्यूट। अब ये डायग्राम आपके स्टडी मैट की, ध्यान दीजिए। बीच में ऑर्गेनाइजेशन, ये दिख रहा है रेड कलर का, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। मैं जानबूझ के इसमें डायग्राम बने ताकि तुम्हें डायग्राम से ही चीजें समझ जाए, ठीक है। पूरा थ्योरी से अच्छा जब 1.5 दिन में रिवाइज करना होगा तो डायग्राम्स काम आएगी। ऑर्गेनाइजेशन, अब मुझे बताओ, सबसे पहले एक चीज समझो, अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है, अच्छा सक्सेसफुल तो होना है हमें, तो आपका सबसे पहले मिशन विजन होना चाहिए। पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आए, फर्स्ट चैप्टर में मिशन विजन क्या होता, नहीं याद है तो फर्स्ट चैप्टर एक बार देख लो। मिशन विजन आपका ढंग से होना चाहिए। आपके उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और लीडरशिप होनी चाहिए ना, जो मेरा विजन है उसके हिसाब से तो मुझे स्ट्रेटेजीज बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाना है, ऑब्जेक्टिव्स उस हिसाब से ही फॉलो करने हैं। फर्स्ट चैप्टर डिटेल, मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो उस हिसाब से चाहिए, लीडरशिप चाहिए। ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। ये तीन चीजें, ठीक है, डायरेक्शन से रिलेटेड, किस तरफ जाना है, डायरेक्ट कर लीडर मैनेजर, हमें डायरेक्ट करो किस तरफ जाना है, लीडर हमें डायरेक्ट करो किस तरफ जाना है, डायरेक्शन। देन हो गई डायरेक्शन। अब वो चीज को एग्जीक्यूट भी करना है, वो चीज को एग्जीक्यूट कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप परफॉर्मेंस पे अपना मेन फोकस दोगे, ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। योर फर्स्ट पर्सपेक्टिव या फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस शुड बी सेटिस्फैक्शन, शुड बी परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। आप अगर कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ, और अपने को भी सीए के केस में भी जो अपने क्लाइंट आते हैं, अगर अपन उसकी जो प्रॉब्लम है वो समझ पाए, तो ही अपन एक सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। केस में देन आपको सस्टेनेबल वैल्यू डेवलप करनी, ऐसा नहीं कि आज कस्टमर को लग रहा है कल उसको नहीं लगेगा, उसको लॉन्ग टर्म आपके प्रोडक्ट की वैल्यू समझनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, एक लंबे टाइम तक। जैसे मोबाइल्स है, मोटरोला ने लाया था फर्स्ट फोन, लेकिन वो सस्टेनेबल वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाया, हट गया मोटरोला कंपनी। आज एप्पल ने ओवरटेक करा, एप्पल ने तो फोन भी नहीं लाए थे पहले, क्योंकि इन्होंने सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करवा दी। इन्होंने ऐसा वो करा दिया कि भाई आईफोन ले ले तो तुम कंप्लीट हो गए, एक सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करी। इनकी ब्रांडिंग होगी जो भी होगी, लेकिन इन्होंने सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करवाई है। और आपको स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना है, कितने बार बोला, स्टेक होल्डर्स सब आते हैं स्टेक होल्डर्स में, गवर्नमेंट, एम्प्लॉई, फिर आपके शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, जो भी आपको लग रहा है कंपनी से रिलेटेड है, जिससे कंपनी चलती है या जिनके कुछ भी करने से कंपनी को प्रॉफिट होता है, उनको प्रॉफिट होता है, उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी में स्टेक लगाए हुए। ये सारी चीज आपको एग्जीक्यूट करनी है। रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स आ गए। अब रिजल्ट्स मैंने बोला है बेटा, स्टेक होल्डर का परसेप्शन ध्यान देना, सारे स्टेक होल्डर खुश होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय खुश है, या ऐसा नहीं सिर्फ लेबरर खुश है, ऐसा नहीं सिर्फ डायरेक्टर्स खुश है। ऐसी कंपनी फ्लरिश नहीं करेगी, ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं फ्लरिश करेगा। आपको स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल दोनों परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, स्ट्रेटेजिकली भी सही चलना है, और उसको ऑपरेशनली वो हो रहा है कि नहीं, इन दोनों चीजों पे ध्यान देनी। ये हो गए आपके रिजल्ट्स। क्या हो गए? रिजल्ट्स। क्या हो गए? रिजल्ट्स। और ये जब तीनों चीजें सही होगी, तभी तो बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगी, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करेगी? सर क्या क्या? डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट्स, ठीक है। ये सेम चीज इधर लिखी हुई है, ठीक है। डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट, एक एक चीज उसमें समझाई हुई है, ठीक है। डायरेक्शन, व्हाई डज एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, एग्जीक्यूशन कैसे डिलीवर करोगे, और रिजल्ट्स, व्हाट हैज द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली अचीव्ड। सिंपल, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है रडार। अब क्या होगा, देखो अगर इतना सिंपल हो जाता तो बेटा सारी ऑर्गेनाइजेशन ही रिलायंस होती ना। कुछ तो रीजन है ना, नहीं होती, क्यों नहीं होती? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। क्या गड़बड़ हुई है, उसके लिए एक रडार आता है। रडार आपका डायग्नोस्टिक टूल है। कुछ गड़बड़ होती है तब तो अपन डायग्नोस्टिक लगाते हैं कि भाई, अपन सिस्टम में भी नहीं लगाते क्या, रन अ डायग्नोस्टिक, क्यों? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है ना। उसके लिए ये एक रडार नाम का एक्रोनिम है, मैंने नहीं बनाया एक्रोनिम, ये एक्रोनिम ग्लोबल एक्रोनिम में चलता है। क्या शॉर्टकट है? रडार। रडार, जैसे अपन नहीं क्या, बहुत सारी वॉर फिल्म में आपने देखा होगा रडार घूमता है, तो वैसे रडार, ठीक है, रडार। अब आर, आर का मतलब रिजल्ट, मैं सीधा स्टडी मैट से पढ़ा दे रहा हूँ। आर का मतलब रिजल्ट,
कि भाई आपको अचीव क्या करना है, पहले वो तो डिटरमाइन करो कि क्या अचीव करना है, ठीक है, रिजल्ट डिटरमाइन करो। फिर अप्रोच सोचो, किस अप्रोच से जाओगे। रिजल्ट के बाद अप्रोच है कि भाई कौन सा अप्रोच लगाना है, रिजल्ट कैसे डिलीवर करोगे, क्यों नहीं कर पा रहे। बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्यों नहीं कर पा रहे भी बहुत जरूरी है जानना। क्यों नहीं कर पा रहे भी बहुत जरूरी है जानना। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो अगर दे कुडंट क्लियर, बट वो लोग को ये समझ गया था कि जैसे पिछले अटेम्प्ट में कुछ लोग नहीं क्लियर कर पाए, उन लोग को ये समझ गया था हमने क्या गलत किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। क्या गलत किया भी जानना बहुत जरूरी। आप उसके बाद ऑफ कोर्स अप्रोच एक डिप्लॉय करो, स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करो, असेस करो और रिफाइन करो डिप्लॉयड अप्रोच एंड इंप्रूव। असेस करो, रिफाइन करो कंटिन्यूस बेसिस पे, क्या मुझे और चीजें इंप्रूव करनी है, क्या मुझे और चीजें इंप्रूव करनी है। क्या रडार, सबसे पहले रिजल्ट समझो क्या अचीव करना है, उसके लिए बेटा ये समझो कि भाई अप्रोच क्या चाहिए, मेरे से क्या गलती हुई वो समझो। भाई डिप्लॉय करना रिसोर्सेज, ये चीजें करना, तब तो चीजें सुधरेगी। फिर असेस कर और रिफाइन कर। अगर असेस कर कि भाई हाँ चीजें सही चल रही है तो रिफाइन करने की जरूरत नहीं। असेस कर, अच्छा चीजें और इंप्रूव करनी तो रिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, चीजें रिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अभी ईएफक्यूएम के कुछ तो एडवांटेजेस हो गए, मैंने 3 ही एडवांटेजेस लिखे हैं, दैट इज इनफ। क्योंकि अगर आपको शॉर्ट नोट्स भी आई तो आप सबसे पहले ईएफक्यूएम एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद रडार एक्सप्लेन करोगे, फिर 3 इनफ है, इनफ है, एक अच्छी खासी बन जाएगा। ऐसा नहीं है ना एग्जाम में क्या लिखना है ये भी जरूरी है और क्या नहीं लिखना है ये भी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है ये आपको हॉलिस्टिक व्यू सॉरी ये जो है आपको हॉलिस्टिक व्यू देता है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या देता है, हॉलिस्टिक व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देता है कि भाई पूरी कंपनी का हॉलिस्टिक व्यू है, कंपनी का डायरेक्शन क्या, एग्जीक्यूशन क्या और रिजल्ट क्या, हॉलिस्टिक कंप्लीट व्यू। लॉन्ग विजन अचीवमेंट में मदद करता है ना, विजन विजन अपन अच्छे से पढ़ के आए, ये आपको लॉन्ग विजन अचीवमेंट में मदद करता है। ऐसा नहीं कि कल का, लॉन्ग टर्म आप एक सस्टेनेबल कंपनी रहोगी उसमें मदद करता है। और कभी कभी मार्केट में डिस्ट्रप्शन होता है, हमेशा तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अच्छा ही होगा। कोविड के टाइम जैसे चीजें कम हो गई थी, तो अगर आपके ये प्लान है तो आपको पता है कि चलना अभी कुछ दिन है, टेम्पररी है, लॉन्ग रन में अपन सक्सेसफुल हो गई। तो मार्केट के उतार उतार चढ़ाव को ये हेल्प करता है काउंटर करने में। ये होगा यूरोपियन मॉडल। अब मैंने यहाँ 2 मॉडल को मार्क किया था, यूरोपियन और बाल्ड्रिज। अब अपन बाल्ड्रिज क्राइटेरिया देखते हैं। बाल्ड्रिज क्राइटेरिया बेसिकली बेटा 7 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सर कितने, 7 प्रिंसिपल। सर हमें कैसे, देखो इट अब आपको लिखना के एग्जाम में बाल्ड्रिज के बारे में पूछा, सबसे पहले लिखना है इंप्रूव परफॉर्मेंस क्रिएट वैल्यू, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मिनिमाइजिंग वेस्ट, एम्प्लॉय क्वालिटी, ये 3 पॉइंट्स लिखना है। एंड देन आपको बाल्ड्रिज के बारे में लिखना है, इट इज बेस्ड ऑन 7 प्रिंसिपल्स। नाउ 7 प्रिंसिपल्स कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले तो ऊपर तो टॉप पे लीडर ही चाहिए, हाँ सर लीडर चाहिए, लीडर पे ध्यान दो, लीडर, यस सर लीडर अच्छा होना चाहिए। लीडर ने स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए कंपनी के हिसाब से। कैसे बनाएगा बेटा वो स्ट्रैटेजी, उसको स्ट्रैटेजी के लिए कोई मेजरमेंट चाहिए ना, नॉलेज चाहिए ना, मेजरमेंट एनालिसिस नॉलेज मैनेजमेंट, इसके बेसिस पे वो स्ट्रैटेजी बनाएगा। अब उसने स्ट्रैटेजी बनाई, फिर अपने एम्प्लॉयज को बोला, वर्कफोर्स को बोला ये स्ट्रैटेजीज है, एम्प्लॉय को स्ट्रैटेजीज कम्युनिकेट करी। जैसे कम्युनिकेट करी उन्होंने ऑपरेशंस करना शुरू किया, जो भी प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, उन्होंने अच्छे से किया तो रिजल्ट्स निकले, प्रोडक्ट गुड्स, और गुड्स फिर अपन ने कस्टमर को बेचे। 7 प्रिंसिपल समझे। सबसे पहले बेटा लीडरशिप बहुत स्ट्रांग चाहिए, उसने ढंग से स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, उसने उसके लिए मैनेजमेंट के रिसोर्सेज नॉलेज डेटा यूज करना चाहिए, उसने अपने वर्कफोर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, वर्कफोर्स ने प्रॉपर्ली ऑपरेट करना चाहिए, ऑपरेशन के बाद रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कस्टमर को देने चाहिए, एक्सक्यूज में कस्टमर को देने, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दीज आर दी 7 प्रिंसिपल्स। व्हाट आर दीज आर दी 7 प्रिंसिपल्स, ध्यान दो इधर। ये हो गए ये बाल्ड्रिज के 7 प्रिंसिपल्स है, ठीक है। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये बेसिकली आपको जो अपन ने दोनों मॉडल में पढ़ा वही है कि आप इसके बिना सक्सेस नहीं हो सकते, आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज करना ही पड़ेगा इवेंचुअली। यू कैन नॉट सक्सेस मियर बाय थिंकिंग कि हाँ ना मैंने लगा दिया तो मैं सही हो जाऊंगा, नहीं, साथ में खुद को इंप्रूव करना है, डेली इंप्रूव करना है। अगर आप ही नहीं फॉलो करोगे तो एम्प्लॉयज कभी नहीं फॉलो कर रही है चीज। नेक्स्ट, थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ये थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है, थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इसके पहले का लीडर्स वाला था, ये थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। चलो थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होता है, थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट बेसिकली मतलब क्या होता है, मैंने एक डायग्राम से सब चीजें एक्सप्लेन कर दी, कोई थ्योरी नहीं कुछ नहीं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बेस्ट होता है। ये देखो आप लोग ना ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ट्रायंगल्स डालते हो, ये इनपुट में स्टेज 1 में आता है। स्टेज 1 में तो बेटा पांचों ट्रायंगल एक साथ में आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो स्टेज 2 बारीक है, स्टेज 2 में 3 ही इनपुट जाते हैं, और फिर यहाँ वापस 5 आ सकते हैं, लेकिन स्टेज 2 में 3 ही आते हैं। मुझे बताओ तुम यहाँ 100 डाल दो, स्टेज 1 में 100 डाल दो, क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या वो स्टेज 2 में जा पाएंगे क्या,
स्टेज 2 में जा पाएगा। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा हाथ है, इसके अंदर ये पेन डालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये एक ही पेन जाएगा मुश्किल से, दूसरा पेन जाएगा ही नहीं। अगर मैं दूसरा पेन डालने की कोशिश करूं, देखो जगह ही नहीं है, ये देखो हाथ में जगह ही नहीं है। ये है बॉटल नेक। अब मेरे पास हो गए 1000 पेन, लेकिन मैं ये पेन स्टैंड में पेन डाल ही नहीं पा रहा ना, मतलब ही क्या है? देखो ऐसा पेन गिर जाता है, मतलब ही नहीं है। ये बॉटल नेक है, हमेशा बॉटल नेक के हिसाब से करना। इसकी एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। आपको आपकी वीकेस्ट लिंक के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। चेन उतनी ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वीकेस्ट लिंक आराम से तोड़ी जा सकती है। तो सेम प्रिंसिपल बॉटल नेक पे जाता है भाई। बॉटल नेक ये है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है सीए फाइनल में ऑडिट बहुत टफ जाता है, तो ऑडिट बॉटल नेक होता है भाई। मैं बाकी सब्जेक्ट में 60 ला दूं, अगर ऑडिट में 40 भी नहीं आ रहा तो मतलब नहीं है। 40 इज माई बॉटल नेक, आई नीड टू क्लियर दैट फर्स्ट। ऑलवेज अंडरस्टैंड बॉटल नेक मतलब भाई गर्दन। आप मुंह में भले ही आप कितना भी खाना डाल दो, चबा के गर्दन में तो एक लिमिट में ही जाता है। और शिवजी तो है नहीं अपन गर्दन में चीजें रोक ले। तो नेचुरली थोड़ा तो आपको गर्दन, बॉटल नेक ऐसा नेक, तो नेक के हिसाब से काम करना पड़ता है। एक डायग्राम से समझ गया कि भाई इनपुट आप प्रोडक्ट भी बना रहे हो, आपके पास लाख वर्कर है, 1 लाख वर्कर है आपके पास, लेकिन तुम्हारी मशीन से दिन में 6 घंटे काम कर सकती है। क्या करेंगे वर्कर, लाख वर्कर दिन भर में लगा के 6 घंटे ही काम कर पाओगे? मतलब नहीं है ना। बॉटल नेक को समझो, जो आपकी बॉटल नेक है ना, जो आपकी कमजोरी है उसको समझो। बॉटल नेक मतलब ही कमजोरी समझो, ठीक है। जैसे इस केस में था 5 स्टार्स गए, 5 ट्रायंगल्स गए, स्टेज 1 स्टेज 2 में टाइम लगा, स्टेज 3 बना, आउटपुट स्टार बना। अब आप इसकी जगह 10 भी डालोगे तो भी यहाँ अगर 5 ही जा रहे हैं तो मतलब नहीं है, अगर यहाँ 5 ही स्टार्स जा रहे हैं तो मतलब ही नहीं है कितने भी जाए, ठीक है। देखिए यही है बॉटल नेक। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने सिंपल एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। फिर ऑप्टिमल थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स है। देखो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स में 3 चीजें आपको मैंने स्टडी मैट में लिखा है, इसको एक्सप्लेन मतलब वहां चार्ट्स में नहीं डाला क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ ले समझ जाएगा, लास्ट में रिवाइज करने की इतनी जरूरत नहीं है। TEOE, थ्रूपुट इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। थ्रूपुट इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। थ्रूपुट क्या होता है? बेसिकली रेट ऑफ जनरेटिंग मनी। रेट ऑफ जनरेटिंग मनी, क्या पैसे कैसे जनरेट करो, सेल्स पर आर या सेल्स पर मंथ, जैसा भी आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज योर थ्रूपुट, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब वो मनी जनरेट कैसे होगी? जब तुम प्रॉपर लेबर लगाओगे, जब तुम प्रॉपर पीपीई एम्प्लॉय करोगे। पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडेस 16, यू नो बेसिकली आप जो फिक्स एसेट्स समझ लो। फिक्स एसेट्स जिन्होंने ग्रुप 1 नहीं पढ़ा है उनके लिए फिक्स एसेट्स, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज द नेम सजेस्ट, क्या होगा बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? सर मटेरियल लेबर ओवरहेड, वेरी गुड, खत्म। थ्रूपुट मतलब सेल्स कितना कमा रहे हो तुम। ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट मतलब भाई मैंने क्या इन्वेस्ट किया, ये फर्नीचर लिया, ये पीपीई लिया, ये फिक्स एसेट्स लिया, वो हो गया। एंड देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेबर मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक है। अब थ्रूपुट, सॉरी थ्रूपुट अकाउंटिंग का, ठीक है। अब थ्रूपुट अकाउंटिंग ये सब क्या होता है बॉटल नेक, और वो भी अपन पढ़ते हैं। थ्रूपुट रेशियो एक होता है। थ्रूपुट रेशियो क्या होता है सर? थ्रूपुट रेशियो अभी आपको टाइम है ना? हाँ ठीक है, थ्रूपुट रेशियो अपन इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि ये डायग्राम से, दिस इज अनदर डायग्राम जो आपको डायग्राम से ही चीजें समझ जाएगी। गोल्डरेट का 5 स्टेप मॉडल है, इसको चैप्टर में 2 बार 5 स्टेप आया है। एक बार इसके पहले आया था पीएएफ मॉडल में, और अभी ये 2 बार 5 स्टेप मॉडल आया। क्या है 5 स्टेप मॉडल? सबसे पहले समझो बेटा, कौन सी चीज, देखो जानबूझ के डायग्राम में कौन सी चीज आपको अटका के रखी, ऑब्जर्व द कंस्ट्रेंट, कौन सी चीज आपको रोक रखी है, फिर वो कंस्ट्रेंट को एक्सप्लॉइट कर, तोड़ने का ट्राई कर, वो कंस्ट्रेंट को तोड़ो, वो कंस्ट्रेंट को कि भाई कंस्ट्रेंट क्यों हो रहा, या मैं कंस्ट्रेंट से हटा कैसे सकता हूं, कंस्ट्रेंट को एक्सप्लॉइट करो। देन सबऑर्डिनेट करो कि भाई, सबऑर्डिनेट करो बाकी लोगों से कि ये कंस्ट्रेंट है इसको सुधारो, ये कंस्ट्रेंट है इसको सुधारो। फिर कंस्ट्रेंट को एलिवेट कर लो, खत्म करो, कंस्ट्रेंट चाहिए ही नहीं लाइफ में, एलिवेट कर लो। और अब मत रुको, कंटिन्यूसली करो, जो भी कंस्ट्रेंट है बेटा सबको हटाओ, सबको हटाओ। कंस्ट्रेंट पकड़ो, कंस्ट्रेंट को एक्सप्लॉइट करो, उसके बाद कोऑर्डिनेट करो, उसके बाद बेटा एलिवेट करो कंस्ट्रेंट को कि ये कंस्ट्रेंट तो हट गया, दूसरे कंस्ट्रेंट पे फोकस करते, और कोई कंस्ट्रेंट है तो उस पर ध्यान दो। ये होगा आपके गोल्डरेट का 5 स्टेप मॉडल। देख, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट, exploit the constraint, subordinate and synchronize to constant, elevate performance, कंस्ट्रेंट के ऊपर चले जाओ, और इस प्रोसेस को रिपीट करो, जितने कंस्ट्रेंट है सबको हटाओ। ध्यान रखना सिंक्रोनाइज टू कंस्ट्रेंट बहुत जरूरी है। आप कंस्ट्रेंट को टोटल नहीं हटा सकते, कहीं ना कहीं हर कंपनी के साथ बॉटल नेक होता है, ये ऐसा है ही नहीं कि आप हटा सकते हो, कहीं ना कहीं हर कंपनी के साथ बॉटल नेक प्रॉब्लम है ही है। टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी, आज उसको इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चरिंग बन रहा,
क्यों? बिकॉज टैक्स का बॉटल नेक आ गया। काय का आ गया? टैक्स का बॉटल नेक आ गया। हर जगह बॉटल नेक लाइफ में रहेगा ही रहेगा। आप लोग आठों सब्जेक्ट में स्ट्रांग नहीं हो सकते, कोई एक सब्जेक्ट वीक होगा तो कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग भी होगा। दिस इज बॉटल नेक। ठीक है, ये हो गया गोल्डरेट का 5 स्टेप मॉडल। देन इसके बाद आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट, डिस्क्राइब हाउ टू एक्सप्लॉइट द कंस्ट्रेंट। दूसरा सबऑर्डिनेट एवरीथिंग एल्स। ठीक है, बॉटल नेक कैसे हटाओगे आप। देन एलिवेट, कि भाई बॉटल नेक से एलिवेट सिस्टम के बॉटल नेक हटानी है, भले ही रिड्यूस तो कर ही सकते। और रिपीट द प्रोसेस जैसे नया कंस्ट्रेंट मिलता है। थ्रूपुट अकाउंटिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग बेसिकली एक फॉर्मूला है, थ्रूपुट पर बॉटल नेक मिनट अपन फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटल नेक मिनट। थ्रूपुट अपन पढ़ के आए, जितना कंट्रीब्यूशन है सेल्स आप पर मिनट या जैसा भी है। बॉटल नेक मिनट है तो बॉटल नेक मतलब जो आपका मेन गड़बड़ है ना उसके अकॉर्डिंग। बेसिकली अगर आपके पास टोटल मटेरियली कंस्ट्रेंट है कि भाई मैं ना इतना ही कर पाऊंगा, कि भाई मैं 1 किलो ही मटेरियल लगा पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, 1 किलो मटेरियल में मैं 5 रुपए कमा, फॉर एग्जाम्पल 1 किलो मटेरियल में 5 रुपए कमा, तो थ्रूपुट पर बॉटल नेक कितना आ गया सर? 5 रुपए आ गया। और फैक्ट्री कॉस्ट, अब वो फैक्ट्री कॉस्ट करने के लिए यहाँ सेल्स चाहिए। अगर मैं सेल्स 5 रुपए की कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके लिए मेरे को 3 रुपए का फैक्ट्री कॉस्ट लग रहा है 1 किलो मटेरियल में, तो मेरा थ्रूपुट रेशियो क्या होगा? 5/3। क्या होगा? 5/3। समझो ये चीज। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सामान बनाता हूँ, जैसे अभी के लिए मैं पेन ही बना रहा हूँ। अब ये पेन बनाने के लिए मेरे पास सब चीजें एक्सेस में है, सिर्फ मेरे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जो कारीगर है ना ये मेरे पास लिमिटेड है, जो लेबरर है मेरे पास वही लिमिटेड है। तो लेबरर मेरे पास लिमिटेड हो गए, हाँ सर, बाकी तो सब मेरे पास एक्सेस है, मुझे उन पर ध्यान भी नहीं देना है, वो तो कितना भी काम करे, सिर्फ लेबरर मेरे पास लिमिटेड है। तो भाई मैं ये पेन बनाने को, अगर मैं 2 घंटे लेबर का, मैं टोटल 6 घंटे लेबर के लगा सकता हूँ, अगर मैं 6 घंटे में एक पेन बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक पेन में मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, तो सेल्स थ्रूपुट कितना हो गया सर? 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए हो गया। लेबर बॉटल नेक मेरा लेबरर है, तो लेबरर 6 घंटे काम करते, एक पेन बना के देते, मैं एक पेन पे 10 रुपए कमाता हूँ। उसके अलावा लेबर का खर्चा कितना लग रहा है सर? लेबरर 6 घंटे काम करते, तो लेबरर आपका अभी के लिए समझो 50 पैसे लेते पर आवर, तो लेबरर आपके 3 रुपए लेते, कितना लेते? 3 रुपए लेते। तो लेबरर 6 घंटे काम करके 3 रुपए लेता है, और लेबरर जब 6 घंटे काम करता है तब मेरे को एक पेन बना दो जिसमें मेरे को 10 रुपए मिलते हैं। तो थ्रूपुट रेशियो क्या हो गया सर? थ्रूपुट रेशियो हो गया सर 10/3। ये भी कोई बढ़ाने की बात है? कितना हो गया सर? 10/3। क्या हो गया? 10/3 फैक्ट्री कॉस्ट थ्रूपुट। सेम ये वाला एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं सिंपल सा, मैं प्रैक्टिकली इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 6624 समझो, ये 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, मटेरियल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, बॉटल नेक रिसोर्स है। ठीक है, बॉटल नेक रिसोर्स अपने को पता है, कोई तो एक बॉटल नेक रिसोर्स है, नाम नहीं दिया लेकिन आप बॉटल नेक की समझो, अभी कुछ तो है बॉटल नेक में। अब क्या हो रहा है मुझे एक चीज बताना, सेलिंग प्राइस 66 है, मटेरियल एंड वेरिएबल खर्चा 24 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 66 माइनस 24, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा सर 42 रुपीज, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा सर 45 रुपीज, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा सर 50 रुपए। हाँ सर, अब मुझे बताओ यार, ये 42 कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इसको 15 मिनट लग रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए कितना लगेगा? 42 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे। मैं जानबूझ के ऑडिट जैसे करा रहा हूँ, रेगुलर क्लास में डिटेल में करवाता हूँ। 42/15 2.8 आया। सिमिलरली यहाँ बेटा 45 कमा रहा वो 15 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना कमाएगा? 1 मिनट में सर 3 रुपए कमाएगा। फिर सिमिलरली ये यहाँ 50 रुपए कमा रहा है 20 मिनट में, 1 मिनट में कितना कमाएगा बेटा? सर 2.5 रुपए कमाएगा। उसके बाद आपको रैंकिंग देनी रहती है। देखो मुझे बताओ, ये सब 1-1 मिनट में, 1 मिनट में वाई वाला 3 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए, तो उसकी रैंकिंग फर्स्ट आएगी। ये 2.8 रुपीज कमा रहे हैं, सेकंड पे आएगा। ये 2.5 रुपए कमा रहे हैं, थर्ड पे आएगा। ये होगी उसकी रैंकिंग। देन अब थ्रूपुट रेशियो समझो, बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट कितना है बेटा? 2,21,600 फैक्ट्री कॉस्ट। थ्रूपुट में क्या होता है बेटा? फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटल नेक मिनट। 2,21,600 फैक्ट्री कॉस्ट है। टोटल बॉटल नेक मिनट्स कितने हैं बेटा? टोटल बॉटल नेक मिनट से 75,120, तो आपको डिवाइड करना है 2,21,600 75,120 से। देखो 2,21,600 75,120, 75,120 आ गया। हाँ सर 75,120 आ गया। तो थ्रूपुट रेशियो तो आपका सबका अलग अलग है, 2.83 और उसका क्या था बेटा? 2.5। बट नीचे का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबका सेम है। डिनोमिनेटर क्या है? 221,600 डिवाइडेड बाई 75,120, तो दैट इज 2.95 2.95 2.95, तो 2.95 2.95 2.95। यही करोगे, कॉन्ट्रीब्यूट थ्रूपुट पर बॉटल नेक मिनट निकाला, फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटल नेक मिनट निकाला, 0.95 1.02 0.85, 0.95 1.02 0.85, ये आ गया आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। क्या है? थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। क्या? थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो 0.95 1.02 0.85।
बस खत्म, फिर इसको रैंकिंग दे दो बेटा, जो यहाँ फर्स्ट है वो यहाँ भी फर्स्ट आएगा, जो यहाँ सेकंड है वो यहाँ भी सेकंड आएगा, और जो यहाँ थर्ड है वो यहाँ भी थर्ड आएगा। लॉजिकली सोचना, जब बेटा डिनोमिनेटर सेम है, लॉजिकली अपन पढ़ के आए, जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा उसका रेशियो भी तो बड़ा आएगा ना। लॉजिकल है ना, बचपन में मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड याद होगा, तो वही रेशियो होगा। अब मुझे एक चीज बताना, कभी भी रेशियो अगर 1 से बड़ा आया तो क्या मतलब होता है कि भाई कंट्रीब्यूशन एवरेज से ज्यादा दे रहा है वो। देखो ये दोनों एवरेज से कम दे रहे हैं, 1 होता तो एवरेज होता, ठीक है, 1 होता तो एवरेज होता। मुझे बताओ ये y जो है ये एवरेज से ज्यादा दे रहा है और ये दोनों एवरेज से कम दे रहे हैं। सर ये क्यों पढ़ना है, ये क्यों पढ़ना है, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कॉस्ट सेलिंग प्राइस बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट, आइए देखिए, कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो एंड कमेंट ऑन इट, उस पर कमेंट भी करना है। तो कमेंट कैसे करना है, कमेंट ऐसे करोगे, कमेंट कैसे करोगे, कमेंट ऐसे करना है कि भाई बाकी दोनों 1 से कम है, ये 1 से ज्यादा है, तो प्रोडक्ट बाय एवरेज से ज्यादा दे रहा है। मैंने काफी फास्टली इसको एक्सप्लेन करा, आप लोग सॉल्व करो। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, प्लीज व्हाट्सएप करो, या नंबर आपको यहाँ भी दिख रहा होगा नीचे स्लाइड होते हुए, ठीक है, आप लोग प्लीज व्हाट्सएप करिए। चलिए नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ये आप खुद ही पढ़ लेना, ये होमवर्क है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। चलिए कंक्लूजन हो गया टीओसी टीओए बेस पे। अब आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें जैन 21 में कंपलसरी क्वेश्चन पूछा था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे जैन 21 में कंपलसरी क्वेश्चन था। मैंने एक डायग्राम बने, डायग्राम से सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, दिल थाम के बैठना। एट अराउंड 57 मिनट्स अपन सप्लाई चेन मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हो ही गया आपका ये चैप्टर, यहाँ आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे ध्यान दे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, आप मुझे बताओ सबसे पहले, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पहले समझो, आप एक फैक्ट्री चलाते हो, कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल लोगे, हाँ सर रॉ मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए समझो मैं आटा बनाता हूँ, हाँ सर अपनी आशीर्वाद आटा की फैक्ट्री, अपन आटा बनाते हैं, वेरी गुड। सबसे पहले मैंने फार्मर से, मैंने सप्लायर को बोला भाई मुझे 1000 किलो गेहूं चाहिए, प्रॉपर ये गेहूं चाहिए मुझे आटा बनाना है, ठीक है। सप्लायर जाएगा फार्मर के पास रॉ मटेरियल लेने, ये फार्मर है, ठीक है, सप्लायर गया फार्मर के पास, सप्लायर नेक्स्ट, सप्लायर ने फार्मर को बोला कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो सप्लायर को रॉ मटेरियल दिया या गेहूं दिया, सप्लायर ने क्या किया, गेहूं लिया फार्मर से, क्या लिया, वीट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सप्लायर ने वीट लिया फार्मर से, गेहूं लिया, यस। फिर सप्लायर ने क्या किया, गेहूं को पैक किया, धोया अच्छे से, ले यहाँ तो टन के हिसाब से लेता ना, ये इसको 10 टन दिया, मेरे को तो 1 ही टन चाहिए, तो यहाँ से सप्लायर मेरे को 1 टन माल भेजेगा, क्या भेजेगा, 1 टन माल भेजेगा, क्या भेजेगा, 1 टन माल सप्लायर ने मेरे को ऐसे ट्रक में भेजा। सर ये ट्रक है, हाँ अरे समझो ना, ट्रेन में भेजा, ट्रेन में 1 टन माल मेरे को भेजा, मैन्युफैक्चरिंग माल। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने अपने फैक्ट्री में गेहूँ आटा चक्की सब कर करके उसको आटा बनाया। अब मैंने आटे को पैक वैक किया और मैंने इसको भेज दिया डिस्ट्रीब्यूशन वाले के पास, किसके पास भेजा सर, सर डिस्ट्रीब्यूशन वाले के, कि भाई अब तू इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, इंडिया में हर किराना स्टोर पे अपना आटा मिलना चाहिए, इंडिया के हर किराना स्टोर पे अपना आटा मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा, जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्या करूंगा मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये हर रिटेल लोकेशन में चला गया, ध्यान देना ये भी ट्रक्स या सब ट्रांसपोर्ट से हर रिटेल लोकेशन पे चला गया। अब ये मेरा रिटेल लोकेशन है, अब यहाँ मेरे कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव दिख रहा, हाथ मिला रहे, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव हाथ मिला के कस्टमर को देते हैं, आप ये वाला प्रोडक्ट लो ये अच्छा है, ठीक है, रिटेल लोकेशन पे मेरा आटा बिक रहा, और वो फिर कस्टमर के पास आटा चला गया। दुनिया में सबसे ऊंचा निखिल आटा, ऐसा ऐसा ये जोक है, ठीक है, तो आटा, अब अपना सबसे ज्यादा आटा बिक रहा है, ठीक है, ये तो हो गई एक बिजनेस की प्रोसेस। हाँ सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है पता है, ये पूरे के पूरी प्रोसेस का इंटीग्रेशन, क्या सर, ये पूरी की पूरी प्रोसेस का इंटीग्रेशन को बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ ये पूरी प्रोसेस का इंटीग्रेशन, ठीक है, ध्यान दो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली, सप्लाई चेन में रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट आता है, सप्लायर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर कस्टमर, इन सब का इंटीग्रेशन,
अगर सर एग्जाम में डेफिनेशन है तो कैसे लिखेंगे? मैंने जो लिखी थी मैं मेरा तो मुझे मार्क्स मिले थे। डेफिनेशन, सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द बिजनेस प्रोसेसेस which ultimately led to the final product which is delivered to customers, which are ABCD: raw material, manufacture raw material, supplier integration, raw material integration, supplier integration, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस, रिटेल लोकेशंस या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूटिव्स, मार्केटिंग, सेल्स, जो भी लिखना, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन 6 पॉइंट्स लिखना है। दिस इज हाउ यू राइट अ पेपर। ठीक है, फिर से सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर क्या बोलते हैं सर? इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल बिजनेस प्रोसेसेस विच अल्टीमेटली लीड टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नाउ ऑल द बिजनेस प्रोसेसेस आर, नीचे 5-6 प्रोसेस लिखना। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द अबव प्रोसेस वुड लीड टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये एक छोटी सी क्रक्स में डेफिनेशन है कि भाई चेकर को बता दो कि देख यार मुझे आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये रहा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, चेकर को बता दिया, हाँ सर चेकर को समझा दिया। अब अपन अगले पार्ट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ध्यान दो इधर। अब एक चीज समझना, अगर फ्लो हो रहा है, जैसे अगर रॉ मटेरियल बनता है और रॉ मटेरियल वाला फिर मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर को देता है, सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग को देता है, फिर ये पूरी प्रोसेस होती है। अगर प्रोसेस फ्लो होती है 1 to 6 में, मतलब अगर इस अपनी डायग्राम में प्रोसेस ऐसी जाती है तो उसको बोलते हैं पुश। रॉ मटेरियल वाला पुश कर रहा है, ध्यान देना ना, प्रोसेस ऐसी जा रही है ना तो ऐसे धक्का देते हैं ना, कोई ऐसा थोड़ी धक्का देता, पुश ऐसा करते हैं। तो अगर 1 to 6 हो रहा है तो पुश, और 6 से 1 कर रहे हो तो पुल। पुल खींचो, पुल। ठीक है, अगर 6 से 1 जा रहा है, कस्टमर की डिमांड पे प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको बोलते पुल। जैसे लैम्बोर्गिनी या जैसे रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस ऐसे नहीं बनती, कस्टमर डिमांड पे बनती है। मारुति 800 भाई बनी रहती है, मारुति 800 आपको पुश करती है, वो गाड़ी को पुश करना पड़ता है, इसलिए पुश। और रोल्स रॉयस भाई, रोल्स रॉयस लेके जाओगे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पुल हो जाएंगे। पुल एग्जाम्पल के लिए याद कर लेना इस चीज को। ठीक है, पुश पुल मॉडल। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, पुश एंड पुल मॉडल। ठीक है, यहाँ मैंने एक चीज डायग्राम में नहीं बनाई है जो कि है रिटर्न्स मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वही चीजें मैं यहाँ लिख देता हूँ। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे करोगे आप सीआरएम के लिए? सीआरएम के लिए समझो, आपको सीआरएम के लिए एक चीज ध्यान, चलो ठीक है सीआरएम पढ़ेंगे अभी। अब 2 टाइप का और इंटीग्रेशन होता है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम मतलब ऊपर ऊपर वालों से इंटीग्रेट करना। मैन्युफैक्चरिंग के पहले कौन आएगा? मैन्युफैक्चर तो मैं तब करूंगा ना जब मेरे पास रॉ मटेरियल आएगा। मैन्युफैक्चर वाला किससे इंटीग्रेट करेगा सर? वो तो सप्लायर से इंटीग्रेट करेगा। तो 3 to 2 क्या बोल रहा है? इफ प्रोसेस फ्लोज फ्रॉम 3 to 2, अगर प्रोसेस 3 से 2 में फ्लो होती है तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। मैन्युफैक्चर के ऊपर कौन आता है? सप्लायर, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। और वही अगर प्रोसेस 2 से 3 फ्लो हो रही है, 2 से 3, अगर सप्लायर टीमिंग कर रहा है मैन्युफैक्चर के साथ, सुनने में सेम लगा, मैन्युफैक्चर टीमिंग कर रहा है, सप्लायर टीमिंग कर रहा है, टीम बन रही है। लेकिन ध्यान देना, अगर अपन अपना प्रोडक्ट यूज करता है, अगर अपन उसके साथ टीमिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और अपन जिसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नाउ अब आप अपस्ट्रीम करोगे कैसे? अपस्ट्रीम के लिए आपको सप्लायर से रिलेशनशिप बनानी। क्या करनी है सर? सप्लायर से रिलेशनशिप बनानी। यार आप ई सोर्स के थ्रू पेमेंट करो, इलेक्ट्रॉनिकली करो, यस ई पेमेंट को ज्यादा ध्यान दो, ई पेमेंट। और इलेक्ट्रॉनिकली परचेस करो ना। आपके सिस्टम में ऐसा होना चाहिए सप्लायर से टीमिंग में कि भाई मेरे को ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, खत्म हो गया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सोर्स डिफाइंड हो गया, आपके सिस्टम में ही जनरेट होना चाहिए। आपके सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही मटेरियल में पढ़ के आए होगे, डेंजर लेवल, स्टॉक लेवल, मटेरियल कॉस्टिंग में आईपीसीसी या इंटर में आप लोग पढ़ के आए होगे, आपको टीमिंग ऐसी चाहिए कि द मोमेंट मेरे सिस्टम में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स की क्वांटिटी कम होती है, ऑटोमेटिक ऑर्डर चलाना चाहिए, ऑटोमेटिक ऑर्डर चलाना चाहिए। और जैसे ही कस्टमर का वो काम, एक सेकेंड, हाँ, जैसे ही सप्लायर का प्रोडक्ट आ गया मेरी फैक्ट्री में, ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाना चाहिए। ये सब सिस्टम के थ्रू होना चाहिए, ये सब के लिए मुझे लोग रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड होना चाहिए। प्रोडक्ट एक, जैसे फॉर एग्जांपल 1 टन से जैसे गेहूं कम होता है, ऑटोमेटिक ऑर्डर चल जाए कि 1 टन गेहूं आ जाना चाहिए। ये सिस्टम है। क्वालिटी अपन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके, ई सोर्स, मुझे ये टॉप एंड गेहूं चाहिए, शरबती गेहूं चाहिए। जैसे ही आया भाई, आ गया 1 टन, सीधा माल को पेमेंट चला गया, कोई टेंशन ही नहीं। इससे आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। आप अपस्ट्रीम कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ये चीजें यहाँ लिखी हुई है, देखिए, ई सोर्सिंग, ई परचेसिंग, ई पेमेंट, ई सोर्सिंग, ई परचेसिंग, ई पेमेंट। ठीक है, और ऑफकोर्स ना इन सब के लिए आपको आईटी तो यूज करना ही है, कोई बोलने की बात है क्या ये? सॉरी,
इन सब के लिए आपको आईटी तो यूज करना ही है, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डाउनस्ट्रीम में आपको ध्यान देना है, डाउनस्ट्रीम में आपको कस्टमर से रिलेशनशिप करनी है। सप्लायर का कस्टमर है मैन्युफैक्चरर, जो मेरे प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ मेरा कस्टमर है, मुझे सप्लायर कस्टमर से टीमिंग चाहिए। ऑफकोर्स ये B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है आप, ठीक है। अब सबसे पहले रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करोगे, इसके लिए ध्यान देना कि ये कुछ मार्केट्स है जिनको आपको ध्यान देना है। इंटरनल मार्केट मतलब आपस के जो लोग हैं जो इंटरनली क्लोज है, ठीक है। रेफरल मार्केट, जो रेफरल मार्केट का मतलब क्या होता है, आप मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, हाँ सर, अब आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा पेन यूज कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कोई आपका जूनियर पूछता है तो कौन सा पेन यूज करता है, तो आपने बोला मैं निखिल सर का पेन यूज करता हूँ, कौन सा यूज करता हूँ, निखिल सर का। तो ये हो गया रेफरल। आप किसको रेफर कर रहे हैं ना, रेफरल मार्केट। इन्फ्लुएंसर, यार इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या एग्जांपल दो, इंस्टाग्राम भरा हुआ इन्फ्लुएंसर से, जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। रिक्रूटमेंट मार्केट HR हो गई आपकी, ठीक है। सप्लायर और कस्टमर, कस्टमर तो सबसे मेन होता है, ठीक है। सप्लायर मार्केट नहीं भी याद किया तो चलता। इंटरनल मार्केट्स, जो आप आपस में कंपनी वालों को जो प्रोडक्ट देते हो। रेफरल, रेफरल मतलब जैसे आप पेन वाला। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भरे हुए। रिक्रूटमेंट मार्केट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हायर करने के लिए, ठीक है। सप्लायर मार्केट तो अपने को पता ही है, जो भाई देखिए ये सब इधर लिखा होगा, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, ये देखिए फिक्स इंटरनल मार्केट से, सप्लायर मार्केट से, ठीक है, सप्लायर मार्केट से, एंड देन कस्टमर मार्केट से। ये 6 मार्केट है जो अपन ने पढ़े, ठीक है। अब मुझे एक चीज ध्यान देना, ये सब आप जब करोगे ना, तब आप नई वैल्यू क्रिएट करने वाले हो। आपको नई वैल्यू क्रिएट करना है प्रोडक्ट की, आपको डिजाइन करना है, आपकी प्रोसेसेस अलाइन करनी है कि इन 6 मार्केट को सेटिस्फाई कर पाए, इन 6 के 6 मार्केट को सेटिस्फाई कर। आप ये कैसे करोगे, जब आप कस्टमर लाइफ वैल्यू निकालोगे या कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी निकालोगे। CLV CAP, कस्टमर लाइफ वैल्यू, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है पढ़ते हैं। उसके पहले एक चीज समझो, कस्टमर रिलेशनशिप बहुत जरूरी है यार। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करनी है डाउनस्ट्रीम में, ये सब अपन डाउनस्ट्रीम में पढ़ रहे हैं। डाउनस्ट्रीम में कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करनी है और किसी के साथ नहीं। किसके साथ मैनेज करनी, कस्टमर के साथ। तो CLV CAP तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अब क्या होता है CAP में, ध्यान देता हूँ, देखिए सबसे पहले CAP है कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहले कस्टमर को समझो, एनालाइज करो अपने कस्टमर को और उनको सेगमेंट में बांटो। कोई भी सेगमेंट बांट सकते हो, एज वाइज बांट सकते हो, एथनिक वाइज बांट सकते हो, आपको जैसे बांटना है वैसे बांट सकते हो। यूजुअली प्रॉफिट के बेसिस पे बांटते हो कि यार ये 10 कस्टमर ही मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, तो एनालाइज द कस्टमर एंड स्प्लिट इट इनटू सेगमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट्स में बांटो। हर एक कस्टमर का रेवेन्यू कैलकुलेट करो, हर एक कस्टमर का रेवेन्यू कैलकुलेट करो। भाई वो रेवेन्यू कमाने के लिए मेरे को खर्चा कितना देना है, वो रेवेन्यू कमाने के लिए मेरे को खर्चा कितना देना है। आप चाहो तो ये दोनों स्टेप को मर्ज करके सीधा सीधा बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो, लेकिन ठीक है ऐसा भी कर सकते हो। एक्सक्यूज मी। फिर उसमें से क्वालिटी कस्टमर्स को छांटो। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं ना जो बेटा मतलब सिर्फ क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट में प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता। क्वालिटी कस्टमर्स को छांटो, और जो अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट से अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स है उनको हटाओ। अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट से अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स को हटाओ। बेसिकली इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। मुझे बताओ आज टैबलेट्स में सिर्फ एप्पल क्यों चलता, सैमसंग एक दो टैब निकालता है तो निकालता है, सिर्फ एप्पल क्यों चलता, बाकी टैब्स क्यों नहीं चलते, एंड्रॉइड के टैब इतने ज्यादा दिखते क्यों नहीं, इतने ज्यादा बिकते क्यों नहीं, रीजन बताओ। एंड्रॉइड ने कस्टमर को समझा, एनालाइज किया, यार कस्टमर इतना महंगा एंड्रॉइड फोन लेगा ही नहीं, बिकॉज एंड्रॉइड का अपडेट का इशू आता है। कस्टमर इतना महंगा एंड्रॉइड फोन लेगा ही नहीं, आज अपने को 10-12 इंच का एंड्रॉइड फोन बनाने का कॉस्टिंग में ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसने एनालाइज किया कस्टमर को, उसने सेगमेंट में बांटा, आईफोन के इतने कस्टमर्स है, टैब के इतने कस्टमर्स है, सेगमेंट में बांटा। रेवेन्यू कैलकुलेट किया, यार ये 10,000 कस्टमर्स के लिए मेरे को भले ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं, लेकिन लग मेरे बिलियंस ऑफ डॉलर्स रहे, मुझे टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है, मुझे भाई एप्स उस हिसाब से बनाने की इतने बड़े स्क्रीन पे चले, ठीक है। उसके बाद मुझे क्वालिटी कस्टमर्स भाई आइडेंटिफाई नहीं हुए कि भाई ज़्यादा लोग तो फिर भी एप्पल पे शिफ्ट हो जाते हैं द मोमेंट उनको चांस मिलता है आईपैड या जो भी आईपैड प्रो पे, और इसीलिए उन्होंने अपना अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट बंद कर दिया। आज सैमसंग के अलावा और बाकी टैब्स आते हैं 5-7-10 हज़ार के, प्रीमियम टैबलेट्स में सिर्फ सैमसंग है और एप्पल है, क्यों, बिकॉज उन्होंने एनालाइज किया। इन्हों ये करना बहुत अपन बोलते हैं कि ईजी है, बेटा मैं बता रहा हूँ ये सब ना थ्योरी में पढ़ना बहुत ईजी है, रियल लाइफ में पढ़ने में हालत खराब होती है। रियल लाइफ में पढ़ने में ना, जब रियल लाइफ में ये सब सॉल्व करते हो ना, ऐसे ही नहीं आपको लाखों रुपए मिलते हैं, ऐसे ही नहीं करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो पता है लुफ्थांसा एयरलाइंस, वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए थे उन्होंने, क्या चीज में पता है, सिर्फ उनके प्लेन में जो खाना जाता है ना,
वो जो मटेरियल में जिसमें जाता है उसका वेट 1 ग्राम कम करने को। क्यों इतना? क्योंकि वो लोग फ्यूल में कमा लिए। उन्हें समझा कि भाई कस्टमर ज्यादा खाना नहीं खाएगा, या कस्टमर जो खाते हैं वो तो ऐसे ही खाएंगे, उनको वेट से फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स दी पार्ट। कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप बोलोगे सर क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन आते हैं, और रियल लाइफ में तो अगर करोड़ों रुपए छापने तो यही है वो जो आपको हेल्प करेगा। चलिए, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। सर कस्टमर लाइफ वैल्यू क्या होता है जो आपने पढ़ा है? बेटा ये जो कैलकुलेट रेवेन्यू है ना, ये अपने को लाइफ टाइम रेवेन्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई 2 दिन का कैलकुलेट कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग बीकॉम कर चुके होगे अभी तक, कुछ लोग एमकॉम भी कर चुके होगे। तो जब आप बीकॉम के लिए रजिस्टर होते हो ना, तो कॉलेज जो आपकी फीस चार्ज करते हैं ना, ऐसा नहीं कि एक ही साल में आप बीकॉम छोड़ दोगे। 3 साल तो बीकॉम करना ही है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। यस सर, सेमेस्टर वाइज होता होगा तो कई सेमेस्टर वाइज। अब आपको बीकॉम तो करना ही है, तो आपकी जो फीस होती है ना ऐसे चार्ज होती है। डिस्काउंटिंग पड़ा है एसएफएम में कि मेरे को टोटल आपसे अगर 25,000 लेने हैं, मैं क्या करूंगा, 10,000 तो अपफ्रंट ले रहा हूँ, बाकी के 15,000 में डिस्काउंट करूंगा, 10% बाद आएंगे, तो डिवाइडेड बाय 1.1, उसके बाद के डिवाइडेड बाय 1.1, समझा? डिस्काउंटिंग पड़ी ना। रेवेन्यू अपन लाइफ टाइम रेवेन्यू निकालते हैं, कैसे करके? डिस्काउंटिंग करके। एसएफएम में डिस्काउंटिंग अच्छे से करके आए होंगे, ठीक है। लाइफ टाइम रेवेन्यू निकालते, इस पे एक क्वेश्चन भी है, मैं बता रहा हूँ। ये स्पेंड मूवी टिकट्स वाला, प्लीज ये सिनेवर्ल्ड वाला क्वेश्चन करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपको सब चीजें बताएंगे, ईयर 1, 2, 3, 4, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है, पीवीएफआई दिया हुआ है, ये सब बहुत काम का। इसमें अपन लाइफ टाइम वैल्यू निकालेंगे कस्टमर की, कि भाई लाइफ टाइम के लिए कस्टमर परवड़ रहा कि अगर कस्टमर से आई मेरे को 3,000 रहे और लाइफ टाइम में, और आज मेरे को उसके पीछे खर्चा ही 4,000 का लग रहा है, पागल हूं क्या मैं काम करूंगा? नहीं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या? समझा? ये चीज समझना, इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है। कंपनियां डूब जाती है अगर उन्होंने इस चीज पे काम नहीं किया तो। माइक्रोमैक्स डूब गया, दिखता ही नहीं आज। माइक्रोमैक्स जो 2013-14 में इंडिया की टॉप ब्रांड थी, वो आज गायब, मार्केट से गायब। टाटा बाय बाय, राहुल गांधी बोलता ना टाटा खत्म, वो हो गया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया यार इस चीज पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर रिटेन कैसे करोगे, उनका रेवेन्यू कितना होगा, वो इसके थ्रू पता चलेगा। अब अब एक इसके अलावा 2 चीजें और ध्यान की देनी है। एक होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, मैंने यहाँ डायग्राम में बता दिया। सर्विस लेवल एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है? ऑफ कोर्स अगर आपको एग्जांपल और अच्छा जानना है तो ये वाला देखना, प्लैटिनम इन्वेस्टमेंट कस्टमर। बैंकिंग सेक्टर्स में आप और हम अभी क्रेडिट कार्ड से क्या ही खरीद लेंगे यार, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है, क्या ही खरीद लेंगे क्रेडिट कार्ड से। लेकिन जो बिजनेसमैन से बड़े बड़े, कम है वो, लेकिन वो लोग ही मेन यूज करते हैं, वही लोग मेन यूज करते हैं, तो वो हो गए प्लैटिनम कस्टमर। ऑल्दो उनकी मार्केटिंग में भी इनको खर्चा सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन पैसा भी सबसे ज्यादा उनसे मिलता है, बट नंबर उनका कम है। अपन एबीसी एनालिसिस पढ़ते हैं आगे उसमें, कि भाई भले प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है सर, जो छोटे कस्टमर्स है या जो सैलरी है वो लोग लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शॉपिंग तो वो लोग करते हैं, प्लैटिनम वाले। समझा? ये होता है कि आपको कस्टमर एनालिसिस क्यों जरूरी है, आपको समझना चाहिए आपको किसके प्रति एडवर्टीजमेंट ज्यादा करनी है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, खर्चा कहाँ ज्यादा लग रहा, ठीक है। सेम गोज विथ, आप स्टडीज में भी लगा सकते हो, एबीसी एनालिसिस कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कॉस्टिंग का तो ठीक है, कॉस्टिंग में तो 10 ही 11 ही चैप्टर्स है, तो सभी इंपॉर्टेंट है। एफआर ले लो या आप एसएफएम ले लो। यार आप एग्जाम में एक आध बार थ्योरी, एक आध चैप्टर छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर आप फॉरेक्स छोड़ दिए या आप डेरिवेटिव छोड़ दिए, पेपर टफ जाएगा, पेपर बहुत टफ जाएगा। डीटी में पीजीबीपी नहीं छोड़ सकते प्लीज, डीटी में कोई पीजीबीपी छोड़ दिया ना, हो गया। तो समझो आप एक बार के लिए डीटी में गार वार छोड़ सकते हो, असेसमेंट प्रोसीजर नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये सब आपको पता है ना कि भाई एग्जाम में पूछेंगे, एफर्ट ज्यादा है तो मार्क्स भी ज्यादा है, एफर्ट ज्यादा है तो मार्क्स भी ज्यादा है, वो आपको ध्यान करना है। ये सेम चीज कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचना। 10 यहां तक आपका हो गया मॉडर्न बिजनेस। अब इसके बाद 2 और प्रिंसिपल आपके दिए हुए। गेन शेयरिंग एक एडजस्टमेंट होता है। गेन शेयरिंग एडजस्टमेंट में बेसिकली कुछ नहीं, एक्वागार्ड का जो मेंटेनेंस एडजस्टमेंट होता है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सॉरी गेन शेयरिंग बोलो, सर्विस लेवल। सर्विस लेवल मतलब मैं चाहता हूँ भाई मेरा प्रोडक्ट है, जैसे मारुति की कार लेता हूँ। इनिशियली मारुति क्यों क्यों कार कंपनी स्टार्टिंग की 3 सर्विस फ्री देते, किसको पता है? क्या होता है, अगर अपन लोकल सेलर से कार करवाते हैं और कार में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अपन तो मारुति को गाली देंगे कि भाई क्या कार है भाई, 1 साल में खराब हो गई, 1 साल में प्रॉब्लम हो गई। मारुति चाहती है नहीं, आप हमसे सर्विस कराओ, क्योंकि हमें पता है क्या कैसे करना है, हमें पता है कौन सी चीज कैसे मेंटेन करनी है, तो ताकि 1 साल तक की तो आपकी कार बहुत अच्छी चलेगी, ताकि आप कभी मारुति को नहीं बोल पाओ, हमें पता है ना क्या चीज कैसे मेंटेन करनी है।
दीज आर सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। इंडेक्स 115 में आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हो, उसमें कॉस्टिंग कैसे निकालनी, बट दीज आर सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। सब सब्जेक्ट लिंक है, ठीक है। बट दीज आर सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स कि भाई जहाँ मेंटेनेंस भी इंक्लूसिव होता है, जैसे एक्वागार्ड, आप लोग के घर में एक्वागार्ड होगा तो एक्वागार्ड वाला बंदा आके पूरा मेंटेन करके जाता है, फिल्टर चेंज करना, पानी चेक करना, सब चीजें वो करता है। तो दीज आर सर्विस लेवल एग्रीमेंट, बेसिकली मेंटेनेंस एग्रीमेंट। देन अब आपको अगर केस स्टडी पढ़नी है तो ये एप्पल की केस स्टडी बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल इनसाइट, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नाउ गेन शेयरिंग एडजस्टमेंट और आउटसोर्सिंग, ये दोनों अब अपन पढ़ते हैं। नाउ गेन शेयरिंग एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है बेटा, प्रॉफिट हुआ तो ही तुमको मिलेगा, खत्म। प्रॉफिट हुआ तो ही तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सप्लायर के साथ अपन ऐसा डील करते हैं कि देख ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, अगर ये बिक गया तो तेरे को इसका 20% जो भी प्रॉफिट आएगा, अगर नहीं बिका राम राम करना। रिस्की काम है ना ये, है कि नहीं है रिस्की काम? हाँ सर रिस्की काम है। जब भी रिस्की काम होता है ऑफकोर्स एक हाई परसेंटेज आप चार्ज करते हो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई परसेंटेज चार्ज करते हो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इट इज अ टू वे स्वॉर्ड कि चाहे तो आपको 30% 40% प्रॉफिट का मिलेगा, या तो 0 रुपीज मिलेगा। टू वे स्वॉर्ड है, दोनों तरफ धार है, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, दोनों तरफ आपको हर्ट कर सकती है, ठीक है। दिस इज गेन शेयरिंग एडजस्टमेंट। सर इसका एक एग्जांपल, मूवी स्टार्स को देखा है, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, द बिग स्टार्स, अक्षय कुमार, दीज आर द बिग स्टार्स। ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग मूवी में ऐसा चार्ज करवाते हैं कि भाई प्रॉफिट का 20% हमको देना, टोटल मूवी जितना कमाएंगे उसके प्रॉफिट का, हमें सैलरी नहीं चाहिए, हमें हमारा साइनिंग अमाउंट नहीं चाहिए, प्रॉफिट का 20%। ये लोग ऐसा चार्ज करते हैं। दंगल में आमिर खान ने चार्ज किया था, दंगल कितना कमाए, 1112 कुछ करोड़ कमाए, 10-20% उसको मिल गया। कभी कभी मूवीज फ्लॉप होती है, जैसे तलाश हो गई या सलमान भाई की रेडियो हो गई, ये सारी मूवी फ्लॉप होती है। ट्यूबलाइट, सॉरी रेडियो बोल रहा हूँ, ट्यूबलाइट ऐसी मूवीज फ्लॉप भी हुई है। तो जैसे ही फ्लॉप होती है इन लोग का लॉस भी होता है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। भाई सक्सेस हुआ तो कितना मिलेगा, 10-20-30%। और मूवीज इंडिया में 500-600 करोड़ कमाती, 300 करोड़ भी कमा ली, 20% कितना होता, 300 करोड़ का 50-60 करोड़ रुपए मिल गए। तो दिस इज अ गेन शेयरिंग एडजस्टमेंट कि भाई गेन हुआ तो ही हम लेंगे, नहीं तो स्किप, समझा। अब दिस इज गेन शेयरिंग एडजस्टमेंट। इस पे रिया वाला केस स्टडी, राया वाला अच्छे से करना, बहुत अच्छी केस स्टडी है। देन देन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है? आउटसोर्स सिंपल, बाहर का ही आउटसोर्स करना। SA 402 स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होगे, आउटसोर्स करना। आउटसोर्स करना, इसका ऑडिट कैसे करता है आप SA 402 में पढ़ के आए हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर चीज लिंक्ड है, एवरीथिंग इज लिंक्ड। आप लोगों को पेपर में भी ऐसे ही लिंक कराना है। क्वेश्चन लिख रहे हो, लिख देना आउटसोर्सिंग। वी हैव ऑल्सो, कभी कभी पूछते हैं कि एज एन ऑडिटर आप कैसे बताओगे, ऑफकोर्स ऑडिट का पेपर नहीं है, लेकिन केस स्टडी में पूछा जा सकता है। तो आपको बस हल्का सा कोट करना, इंस्टीट्यूट में कि तुम हल्का सा कोट कर दो SA 402, क्योंकि सब चैप्टर्स कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बनोगे तब ऐसा बोलोगे क्या क्लाइंट को, यार नहीं नहीं बेटा तू तो इनकम टैक्स के लिए आया ना, इनकम टैक्स तो मेरे को कुछ भी नहीं आता, और या तो मेरे को सिर्फ इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स में ये क्या प्रोसीजर IDT का ये नहीं समझता, थोड़ा तो क्लाइंट को बताना पड़ेगा, इसीलिए। सेम। अब आउटसोर्सिंग का सिंपल है, आउटसोर्सिंग आप लोग इतने बार पढ़ के आए हो सर। इसमें थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री में भी कर सकते हो। जैसे GM मोटर्स, जनरल मोटर्स या जनरल इलेक्ट्रिकल्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनी है, उसका कॉल सेंटर इंडिया में है, इंडियन एग्जीक्यूटिव बैठते हैं गुड़गांव में। उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है कॉल सेंटर कंपनी को। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया वालों का एक्सेंट अच्छा है, पढ़े लिखे होते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट या UK एक्सेंट, US एक्सेंट जल्दी सीख जाते हैं, एंड देन दैट्स इट। तो उन्हें लगता है वो लोग US वाले से बात कर रहे हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री भी यूज हो सकती है। नेक्स्ट, ये इंटीग्रल पार्ट है, जब आपको री इंजीनियरिंग करनी हो बिजनेस का, कभी कभी छोटा भी करना होता है तो भी आप करते हो कि भाई मैं नहीं चाहता मैं आउटसोर्स ये वाला काम करूँ, कस्टमर एग्जीक्यूटिव वाला, ये किसी और को ट्रांसफर कर दे। या मैंने री इंजीनियरिंग करी, मैंने ये सोचा यार ये US में अगर मैं एम्प्लॉयज को बैठा के ट्रेन करवाऊँ, उनको इतना बोलने का बोलूँ, तो मुझे ज्यादा खर्चा लगेगा। इंडिया में लेबर सस्ते, एम्प्लॉयज सस्ते, मैं इंडिया में काम करवाता हूँ। तो या तो री इंजीनियरिंग या तो डाउन साइज, दोनों में ये काम आता है। एंड इसके कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस नेचुरली। एडवांटेजेस ये है भाई, कॉस्ट में कम करता है, जैसे अब आपको फॉर एग्जांपल लेबर मटेरियल ओवरहेड का खर्चा कम हो जाता है। दूसरा, अब अगर आप कस्टमर कॉल सेंटर बनाओगे तो भाई जगह लोगे, उसके लिए प्रॉपर्टी बनाओगे, कंप्यूटर बनाओगे, टेलीकम्युनिकेशंस लाइन लोगे, इतनी सब द्रविड़ प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल सिंपल आउटसोर्स कर दो तो आपका PPE बच गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बच गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बच गया। PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
जो लोग अगर FR नहीं करे तो मैं बता रहा हूँ, PP मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपका फिक्स एसेट्स पकड़ लो अभी के लिए, ठीक है। तो इसमें ये बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी देगा भाई, मैं चाहता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले कवर भी बनाता था फोन के, कवर मैंने आउटसोर्स कर दिया, तो कवर के जो वर्कर्स है वो मैंने मेरे मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिए, समझा। कवर के जो वर्कर्स है वो मैंने मेरे मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिए। तो मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टाफिंग में, मैन पावर में, मैनेजमेंट में, हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ऑफकोर्स कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्या डिसएडवांटेजेस है यार, मैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर भेज रहा हूँ ना, कई बार आउटसोर्सिंग में कहीं लीक हो गई तो, कई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो क्या, एप्पल के फोन जब भी आते हैं उसके पहले उनके याद है लीक्स आते हैं, क्यों? क्योंकि आउटसोर्स किया हुआ है, थोड़े बहुत लीक्स होते हैं, कभी बार कंपनी खुद चाहती है कि उनके लीक हो ताकि ब्रांडिंग हो, लेकिन यूजुअली कभी वो नहीं भी जाए तो भी लीक हो जाता, ठीक है। क्वालिटी प्रॉब्लम्स आती है। क्या आती है? क्वालिटी प्रॉब्लम। भाई मैंने आउटसोर्स किया, आउटसोर्स वाले बंदे का थोड़ी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो मेरा है, उसने थोड़ी 19-20 भी क्वालिटी करी तो मेरी क्वालिटी अफेक्ट होगी, ये एक रिस्क है। मुझे क्वालिटी के लिए अच्छी टीम चाहिए भाई, क्वालिटी ऑडिट करो तुम लोग, मुझे क्वालिटी का काम चाहिए, क्वालिटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। क्वालिटी अफेक्ट हुई तो ऑफकोर्स कस्टमर अनसेटिस्फाई होगा ना, ये तो डीम्ड पॉइंट है। कौन से 3 पॉइंट है सर? सेंसिटिविटी इन्फॉर्मेशन चले जाती है, क्वालिटी अगर कस्टमर को नहीं मिली तो वो क्वालिटी अगर उसने खराब करी आउटसोर्स वाले ने तो मेरा कस्टमर दुखी होगा। तो समझा, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी। मेरे पास स्टडीमेट से भी लिंक करा, देखिए आउटसोर्सिंग है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, इसके बाद समरी है, मतलब चैप्टर ही हो गया। तो यहाँ अपना पूरे का पूरा चैप्टर कवर होता है, ठीक है। ये आपका एक मेन चार्ट है जिससे भी आप देख सकते हो, मैं बता देता हूँ। ये आपका मेन चार्ट है जिसमें मैंने सारी चीज़ें लिंक करी हुई है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा नंबर है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी मेरा नंबर है, यही मेरा नंबर है टू बी स्पेसिफिक, 9421503171। फिर से एक बार, 9421503171। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी डाउट्स पूछो, प्लीज़ अपने डाउट्स क्लियर करो। और सिर्फ कॉस्टिंग रिलेटेड नहीं है सर, पढ़ना कैसे, मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊँ, कोई काउंसिलिंग या गाइडेंस, या शुड आई गो फॉर ग्रुप 1 या ग्रुप 2, शुड आई गो फॉर ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप्स, सर कैसे करूं मैं, सर पढ़ाई का मन नहीं लग रहा, जो भी बात करनी हो दिस इज माय नंबर, व्हाट्सएप करिए, अपन कॉल पे बात करते हैं। बट प्लीज फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप करना, यूजुअली अगर मैं रिकॉर्डिंग में रहा तो फोन एरोप्लेन मोड पे रहता है, आपका कॉल लगेगा नहीं, व्हाट्सएप करना वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो प्लीज कॉन्टैक्ट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ओके। चलो नोट्स आपको ग्रुप से मिल जाएगी, चलो थैंक यू।